हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर है ड्रेनेज। ठीक है, चैप्टर का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्रेनेज। क्या समझ में आया ड्रेनेज सुन के आपको? कितने लोगों को लगा कि ये कुछ होता होगा ड्रेनेज? ठीक है, हमारे घर के आसपास जो नालियां रहती है वो ड्रेनेज, हम बोलते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम है ये पूरा। तो ड्रेनेज का मतलब यहां पे वो नहीं है। हम इस चैप्टर में ड्रेनेज से क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में ड्रेनेज से पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया का जो रिवर सिस्टम रहता है, ठीक है, उसे भी क्या कहा जाता है? उसे भी ड्रेनेज कहा जाता है। तो हम वो रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ड्रेनेज का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ड्रेनेज बेसिन भी एक टर्म आता है इसी, मतलब ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं आपको कुछ बेसिक से आइडिया देता हूं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर है किस बारे में। अब ड्रेनेज तो आपको समझ में आ गया कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब ये एक रिवर को नहीं पढ़ेंगे हम सिर्फ, जैसे एक ये रिवर है, ठीक है। अब इस रिवर के साथ में क्या होता है, कलर चेंज करते हैं पहले, ठीक है। तो ये जो रिवर है, अब इस रिवर में जब बहुत सारी दूसरी रिवर्स मिलती हैं, अब जब रिवर मिलेगी तो क्या बनेगी? ट्रिब्यूटरी। अगर कोई सी रिवर उससे निकलती है बाहर, ठीक है, वो बनती है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी बनके जो पूरा का पूरा रिवर का जो सिस्टम रहता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। जहां से रिवर क्या करती है, अपने पानी को, या फिर कह सकते हैं रिवर जो है अपने आप को कलेक्ट करती है, तो वो ड्रेनेज बेसिन बनता है उसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? दे आर ड्रेन्ड बाय रिवर अलोंग इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ये पूरा सिस्टम होता है जिसमें उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब मिलकर एक एरिया बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाता हूं। एग्जांपल के लिए ये क्या है, ठीक है, तो ये आपको एक जाल की तरह जो दिख रहा है, वो जाल की तरह जाल नहीं है, वो है क्या चीज? वो अमेजोन रिवर है, ठीक है, अमेजोन रिवर है। और अमेजोन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सारी चीजें हैं, सारी रिवर्स मिलके ये अटलांटिक ओशन में गिरने वाली हैं, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया जो बना है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया बना है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? ये ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। किसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा? ये ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा अमेजोन रिवर का। और एक और फैक्ट क्या? इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजोन रिवर। तो अमेजोन रिवर जो है तो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाती है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको अमेजोन रिवर के बारे में। 1 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे क्या है? आगे देखो, तो ये तो हमने आपको बता दिया ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ये सारी चीजें जो बेसिक्स रहेंगी चैप्टर में, आपको हमेशा बार बार अब पढ़ने को मिलेंगे शब्द, तो बार बार जब पढ़ने को मिलेंगे तो तब कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसका मीनिंग क्लियर करते चलो। ड्रेनेज समझ आ गया, रिवर सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन मतलब जो पूरा का पूरे रिवर का सिस्टम बनता है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो वो ड्रेनेज बेसिन बन गया। एक और शब्द आएगा चैप्टर में बार बार, वो है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? अब देखो, वाटर डिवाइड में बनाता हूं। ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, पानी यहां से बह रहा है, मतलब कह सकते हैं कि पानी इस तरह से बहते जा रहा है। यहां पे एक कंटिन्यूस सोर्स है, कंटिन्यूस सोर्स है पानी का, यहां से बह रहा है मान लो, ठीक है, यहां से पानी ऐसे निकल रहा है और दोनों तरफ बहते हुए जा रहा है। अब बीच में अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? अब इधर का पानी इधर बहेगा, इधर का पानी इधर बहेगा। मानते हो इस चीज को? प्लेन एरिया था, जब तक किधर भी डायरेक्शन में बह सकता है, वो ईस्ट से वेस्ट में भी जा सकता है, वेस्ट से ईस्ट में भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लो यहां पे इस तरह से एक वाटर डिवाइड बन जाए, मतलब एक पोर्शन जो है ऐसा एलिवेट हो जाता है, तो इधर की नदियां इधर बहेगी, इधर की नदियां इधर बहेंगी, और ये जो एरिया रहेगा बीच में, ये कहलाएगा वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डिवाइड क्या है? देखो शब्द से ही समझ में आ रहा, वाटर डिवाइड, पानी को जिसने बांट दिया हो। तो जब एक एलिवेटेड एरिया, ठीक है, एक एलिवेटेड एरिया के कारण ईस्ट की रिवर्स ईस्ट में बह जाती है या फिर वेस्ट की रिवर वेस्ट में बह जाती है, तो ये जो एरिया बनता है ना, इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। ये जो माउंटेन रेंज बनती है इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। तो वाटर डिवाइड व्हेन एनी एलिवेटेड एरिया, ठीक है, उठा हुआ एरिया, ये एरिया उठ गया तो इधर की रिवर इधर, इधर की रिवर इधर। व्हेन एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन्स, ठीक है, जब दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है, इट इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो इसे वाटर डिवाइड कहा जाता है। आया समझ में? When an elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basin, दो अलग अलग। तो जैसे अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे लेक मानसरोवर के पास में एक वाटर डिवाइड है, ठीक है, उसी के कारण इंडस वेस्ट में बह जाती है और ब्रह्मपुत्रा ईस्ट में बह जाती है। तो ये क्या हो रहा है कि देख रहे हो, अब दो रिवर्स को अलग अलग डायरेक्शन में बहना पड़ता है वाटर डिवाइड से। तो वाटर डिवाइड क्या कर देता है? सेपरेट कर देता है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। तो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर देता है। अभी अंबाला के बारे में पढ़ेंगे तो 2-3 ड्रेनेज बेसिन हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इट इज नोन एज वाटर डिवाइड। आ गया समझ में? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इन टर्म्स के साथ में आपको फेमिलियर होना चाहिए, जो कि अब आप हो गए हो, ठीक है।
अब पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे पढ़ेंगे। इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम मतलब हम हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालयन रिवर्स क्या है, कैसे काम करती है, उस चीज को पढ़ेंगे। पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, कैसे काम करती है, उसे पढ़ेंगे। तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है, पूरा पूरा जो इंडिया में रिवर्स है ना, उन्हें हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली चीज ड्रेनेज पैटर्न्स। अब ड्रेनेज पैटर्न्स भी अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। तो अलग अलग जो ड्रेनेज पैटर्न्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर द हिमालयन रिवर्स। अब ड्रेनेज पैटर्न के बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, इन्हें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली इंडस पढ़ेंगे हम, गंगा पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, ठीक। फिर अगली चीज क्या आएगी, पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स में हम जैसे नर्मदा को पढ़ेंगे, तापी को पढ़ेंगे, गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा को, कावेरी को। तो पूरे तीर्थ जितने भी आपको यहीं पे घुमा देंगे हम, सारी नदियों के दर्शन करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में क्या है, लेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेक्स भी पढ़ेंगे, लेक्स में तरह तरह के लेक्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, और रिवर्स जो है तो वो क्या रोल प्ले करती है इकोनॉमी में, एक कंट्री की इकोनॉमी में रिवर्स इंपॉर्टेंट होती है नहीं होती, उसे पढ़ेंगे। रिवर पॉल्यूशन के कॉजेस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे हम कि क्या किया गया है गवर्नमेंट की तरह, क्या नहीं किया गया है, ये सारी चीजें। और साथ में बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग डू यू नो वाले फैक्ट, उनसे रिलेटेड जानकारी, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग, ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के साथ में। हम आपको बताएंगे कि ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में कैसा है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन हिमालयन रिवर्स या फिर एक्सप्लेन पेनिनसुलर रिवर्स, तो उन दोनों को समझ लेंगे हम। तो अ रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। तो जो हमने ड्रेनेज बेसिन पढ़ा था वो एरिया के लिए कहा जाता है, ठीक है, वो एरिया के लिए कहा जाता है। जैसे ये पूरा ड्रेनेज बेसिन हो गया, ठीक है, और रिवर सिस्टम मतलब ये सारी ट्रिब्यूटरीज और रिवर मिलके एक रिवर सिस्टम बनाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम को इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी देखो क्या है, आपकी बुक में भी ये मैप है, मेरे पास भी मैप है, ठीक है, सेम पिंच। और दूसरी चीज ये आपके पास नहीं है, मेरे पास है, तो स्पेसिफिकली रिवर भी आपको बताते चलेंगे। तो इसमें हम ट्रिब्यूटरीज वगैरह देख लेंगे, अच्छा कौन सी कहां पे है, ठीक है। अब अगर इंडस रिवर सिस्टम को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इंडस रिवर सिस्टम में क्या है, द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। चलो ठीक है, तो यहां पे देखो पीछे हमने देखा कि इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां होती है, इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, लेक मानसरोवर के पास, ठीक है, लेक मानसरोवर के पास में जहां शंकर भगवान रहते हैं वहां पे। तो ऐसे माइथोलॉजी है ना ऐसी कि शंकर भगवान के वहां से ओरिजिनेट होकर आती है, तो वो बता रहा हूं। तो लेक मानसरोवर मतलब ये यहां से ओरिजिनेट होती है रिवर इंडस। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है कहां पे, लेक मानसरोवर, ठीक है। ये लेक मानसरोवर यहां ओरिजिनेट हो गई रिवर इंडस। अब ये यहां से फ्लो करती है, ये लद्दाख में पहले एंटर करती है, ठीक है। तो राइजेस इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ठीक, एंटर्स इंडिया फ्रॉम लद्दाख। इंडिया में कहां से एंट्री मारती है ये, लद्दाख से। तो लद्दाख वाला जो पार्ट है, लद्दाख वाले पार्ट में एंटर होती है। अब यहां पे इसको क्या मिलती है, यहां पे इसको दूसरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती है, जैसे जास्कर है, ठीक है, श्योक है, नुब्रा, हुंजा, और ये छोटी छोटी दूसरी ट्रिब्यूटरीज भी है। तो इट इज ज्वाइंड बाय ट्रिब्यूटरीज सच एज जास्कर। तो जास्कर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। अच्छा, लेफ्ट बैंक राइट बैंक अभी क्लियर कर देते हैं, आगे भी आएगा तो वहां पर आपको समझते हुए चलना है। मैं रिवर हूं, ठीक है, मैं फ्लो कर रही हूं, ठीक है। तो रिवर जब फ्लो करती है तो रिवर का ये डायरेक्शन हो गया। अब डायरेक्शन के हिसाब से उसका लेफ्ट और राइट रहेगा। इधर फ्लो करूंगा तो लेफ्ट ही हो जाएगा, इधर फ्लो और राइट ही हो जाएगा, इधर फ्लो करूंगा तो लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसी सेंस में ये रिवर इंडस जब फ्लो कर रही है तो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब जो इस साइड से ज्वाइन कर रही है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मतलब जो इस साइड से ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, रिवर इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई है जास्कर, ठीक है, और ये श्योक हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये ज्वाइन करती है और इस तरह से रिवर आगे बढ़ते जाती है, ठीक है। फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम, हाँ ये हो गया नुब्रा, श्योक, ये सारी भी उसकी छोटी छोटी दूसरी ट्रिब्यूटरीज है। तो फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट। अभी गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, तो आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो सुना ही होगा, जो पाकिस्तान लेके बैठा है। तो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रिवर इंडस भी जाती है। मैंने बताया था ना कि रिवर ऐसा नहीं बोलेगी रिवर की मैं इंडिया में बहूंगी, ठीक है, रिवर नीडर होती है। तो वो कहां एंटर करती है,
वो एंटर कर जाती है गिलगिट बल्टिस्तान वाले एरिया में। गिलगिट बल्टिस्तान वाले एरिया में एंटर करती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वहीं से ये अंदर घुस जाती है कहां, पाकिस्तान में। बोलते कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जाऊंगे और पाकिस्तान में भी जाऊंगे, ठीक है। तो फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, इंडस इज जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज। अब यहां पे इंडस को दूसरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेती है। दूसरी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ज्वाइन कर लेती है, तो ज्वाइन बाय अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। तो ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, रिवर इंडस को ज्वाइन कर लेती है। देखो जरा यहां पे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये ब्यास, मैप पे देखो आपके। तो ये सारी रिवर्स आपस में मिलते हुए और फिर एक साथ मिलके इंडस को ज्वाइन कर लेती है। तो हम इसको ऐसे मिला लेते हैं अभी कि ये सारी रिवर्स आपस में ज्वाइन करते हुए क्या करती हैं, आपस में ज्वाइन करते हुए इंडस के साथ में मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो मिल गई। तो इस तरह से क्या होती है, सारी रिवर्स क्या इंडस के साथ मिल जाती है। अब इंडस के साथ में कहां मिलती है वो, इंडस के साथ में पाकिस्तान में एक जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है मिठानकोट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो फर्दर फ्लोइंग फ्रॉम बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, इंडस इज जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, ब्यास, इन सारी रिवर के साथ में मिलते हुए वो मिठानकोट पाकिस्तान। तो इस एरिया में जाके मर्ज हो जाती है, किसके साथ में, इस एरिया में जाके मर्ज हो जाती है इंडस के साथ में। फिर यहां से इंडस आगे और बहती चली जाती है। फ्लोइंग साउथवर्ड, इंडस फाइनली ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, कराची के पास। तो कराची पोर्ट के पास से ये अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। अरेबियन सी में अब क्या करती है, डुबकी लगा लेती है रिवर इंडस। तो ये है रिवर इंडस का रूट, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये देखो, ये आपको रिवर इंडस का रूट समझ में आएगा, क्लियर है। ये रिवर इंडस लेक मानसरोवर के पास, ये तिब्बत, ये चाइना, यहां से ओरिजिनेट होती है। यहां से ओरिजिनेट होने के बाद में ये लद्दाख वाले एरिया में, लद्दाख वाले एरिया से फिर वो गिलगिट बल्तिस्तान में, गिलगिट बल्तिस्तान से वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फ्लो करते जाती है। ये झेलम, ये चेनाब, ये रावी, ये सतलज, ठीक है, ये सतलज है, और ये ब्यास। तो ये सारी रिवर मिलती है कहां पे, मिठानकोट पे। मिठानकोट पे मिलने के बाद में पाकिस्तान में बहते हुए जाती है और अरेबियन सी में ड्रेन कर लेती है फाइनली। ये देखो, ये गुजरात है अपना, ये राजस्थान है, ठीक है। तो ये रिवर का रूट हो गया, कौन सी रिवर का, इंडस रिवर का। तो ये तो उसका रास्ता हमने देख लिया, क्लियर है। तो इसी के साथ साथ में इंडस रिवर कहां की रिवर है, और ये भी बताओ जरा। तो ये हिमालयन रिवर है, ठीक है, हिमालय से ओरिजिनेट होकर फिर फ्लो करते हुए जाती है। इंडस रिवर हिमालयन रिवर है, उसका रूट ये रहा, ठीक। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया ध्यान में होना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपसे, एक्सप्लेन दी इंडस रिवर सिस्टम, तो आपको पता है कि ट्रिब्यूटरीज कहां कहां है, कहां से ओरिजिनेट होती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, ये सारे पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। और भी कुछ है हमारे पास में इंडस के बारे में, वो क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज 2900 किलोमीटर एंड इट मेक्स इट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, क्या है, लॉन्गेस्ट मतलब क्या है, लेंथ में। तो लेंथ में बहुत लंबी है ये, ठीक है, इंडस रिवर जो है लेंथ में बहुत लंबी है। और लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ा होना, मतलब बहुत सारा पानी एक साथ लेके जाना, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नहीं है, वर्ल्ड की दूसरी भी नाइल रिवर जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, जो वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी नदियां गिनी जाती हैं, उसमें इंडस रिवर का, अपनी इंडस रिवर का नाम भी आता है, 2900 किलोमीटर। अब इत्तेफाक की बात क्या है कि इसका जो मेजर पार्ट है तो वो कहां पे फ्लो करता है, पाकिस्तान में। इंडिया में इसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही, 1/3 और उससे थोड़ा सा ज्यादा पार्ट इंडिया में फ्लो करता है। बाकी पार्ट जो है, मेजोरिटी पार्ट जो है पाकिस्तान में फ्लो करता है, ठीक है। लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया का जो इंडस बेसिन है पूरा, तो उसका मात्र 1/3 से कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंडिया में है, बाकी पाकिस्तान में है। मेजर पार्ट फ्लोज इन पाकिस्तान। एंड डू यू नो अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जो डू यू नो वाले बॉक्स है आपकी बुक में, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में लिखा है, 1960 में जो साइन हुई थी, वो बताता हूं मैं आपको। देखो क्या है, अब आप सोचोगे कि बह के तो हमारे यहां से जा रही है इंडिया, वो इंडस जो है तो इंडिया से बहते हुए जा रही है और फिर पाकिस्तान में जा रही है। अब पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम क्या बताएं आपको, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा होगा या फिर आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि कुछ भी होता है थोड़ा बहुत तो लीडर्स क्या बोलते हैं कि हम पानी रोक देंगे इंडस रिवर का, सुना है ना। तो वो इंडस रिवर का पानी हम रोकते क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये कि पानी कोई ऐसा नहीं कि जेब में रख लोगे आप, रोक के ले कहां जाओगे उसको, पहला सवाल। दूसरा ये है कि पानी रोकना मतलब एक तरह से एक बहुत क्या रहेगा,
एक ऐसा एक्ट रहेगा जिसे हम कह सकते हैं ना जो गलत माना जाए ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर देखो वैसे अगर देखा जाए तो अगर हमने पानी रोक दिया ना तो अगले दिन ही पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बिना पानी के वो कैसे सरवाइव करेंगे। इंडस रिवर पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और ऐसा हम करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर ट्रीटी साइन की गई है, इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब दोनों देशों ने आपस में क्या किया, एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब आप बोलोगे तोड़ दो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तोड़ने में क्या है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कोई कि बहुत अच्छा देश है जिसके साथ एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते, लेकिन हमारी इंटरनेशनल रिस्पेक्ट फिर क्या होती है, डिग्रेड होती है, हमारी रिस्पेक्ट कम होती है कि यार ये लोग तो ऐसे ही वादा करते हैं और तोड़ देते हैं। एक कारण वो भी, और दूसरा ये है कि अगर पानी रोक देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 20% वाटर ही यूज करते हैं इंडस रिवर का, मतलब जो पूरा पानी बह के जा रहा है तो हम सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल करते हैं जो हरियाणा, पंजाब और आजू बाजू के एरिया में इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। बाकी पूरा पानी पाकिस्तान को दे देते हैं, बोलते हैं ले, ठीक है, इस तरह से। तो आया समझ में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। और थोड़ा सा एक आइडिया दे देना आपको कि जो लोग अलग अलग अपने विचार डालते रहते हैं कि बंद कर दो पानी, ये कर दो वो कर दो, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो गई है। तो इंडस वाटर सिस्टम, रिवर सिस्टम जो था हमने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज जो आगे भी हमें कंटिन्यू करना है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे होता है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हिमालयन रिवर्स में पढ़ रहे हैं तो अब इंडस के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। गंगा रिवर सिस्टम जो है, तो हम पहले देखते हैं गंगा रिवर है कहां पे, ठीक है। अब देखो, तो जैसे आप आपकी बुक में वाला मैप देखते हैं तो इस मैप में आपको दिखेगा ये वाला जो पूरा बेसिन है, ठीक है, ये जो पूरा बेसिन है यहां से यहां तक का, ये जो पूरा रिवर बेसिन है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा जो नॉर्थ इंडिया जिस रिवर बेसिन ने कवर किया है वो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो इस सेंस में गंगा रिवर सिस्टम जो है तो हमारी कंट्री का एक बड़ा सा पार्ट कवर करती है। हमारी कंट्री की बहुत सारी रिवर्स ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है गंगा की, तो गंगा रिवर सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है हमारी कंट्री में। अब गंगा रिवर सिस्टम कैसे, कहां से स्टार्ट होता है, कहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। हम स्टार्ट करते हैं एकदम। तो देखो क्या है, हेडवाटर्स ऑफ गंगा इज कॉल्ड भागीरथी। हेडवाटर क्या होता है पहले ये बताता हूं मैं आपको। तो अगर आप इस मैप को फिर से देखेंगे एक बार तो आपको यहां पे दो हेडवाटर्स दिखेंगे, ऐसे ये दो नदियां आपस में मिलती है और फिर आगे इसका नाम गंगा लिखा है आपकी बुक में, देखो ऐसा दिख रहा है आपको। तो जो दो नदी है, ये दो नदी कौन कौन सी है, ठीक है, ये दो नदी मिलके क्या कर रही है, दो हेडवाटर्स, मतलब हेडवाटर्स यानी ऐसा नहीं सिर से पानी उतर रहा है, मतलब जो रिवर की अपस्ट्रीम्स है, तो ये जो दो अपस्ट्रीम्स हैं, ये दोनों अपस्ट्रीम्स मिलके क्या बनती है, गंगा रिवर बनती है। तो ये दो अपस्ट्रीम्स कौन सी है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है भागीरथी, ठीक है, वो भागीरथी बहते हुए आती है और देवप्रयाग जो जगह है यूके में, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत पहुंच जाना अभी, ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड यहाँ पे, ठीक है। तो भागीरथी से सॉरी देव मतलब गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आती है, अलकनंदा आती है, ये दोनों देवप्रयाग पे मिलती है। ये देखो ये आ रही है इधर से कौन, इधर से आ रही है अलकनंदा, ये आ रही है भागीरथी। ये दोनों नदी जो है, अब देखो ग्लेशियल ओरिजिन है तो पानी बहुत साफ रहता है, कंचन रहता है एकदम पानी, ठीक है। तो ये यहां से दोनों आती है और देवप्रयाग उत्तराखंड यहां पर मिलती है देवप्रयाग में, ये यहां पे इनका कंफ्यूजन है देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग से फिर ये आगे जो स्ट्रीम बन के बहती है उस स्ट्रीम का नाम क्या है, उस स्ट्रीम का नाम होता है गंगा, ठीक है। देवप्रयाग से फिर ये गंगा फ्लो करने लगती है आगे की तरफ। एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, और उत्तराखंड में फिर हरिद्वार पे आने के बाद में हमें क्या दिखता है कि पहाड़ों से उतर के जो नदी है तो वो कहां आ जाती है, प्लेन एरियाज में आ जाती है, नदी हमें दिखने लगती है। लेकिन अभी यहां पे कौन सा बेल्ट रहेगा जरा आप सोचो थोड़ा सा, तो यहां पे नदन प्लेन का जो भांगर वाला, ठीक है, भाबर वाला जो प्लेन रहेगा वो है। तो पेबल्स वगैरह में नदी छुपती छुपती हुई नीचे आती है, फिर नीचे और तराई रीजन पे आ जाती है। तो एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स, प्लेन्स पे आ जाती है, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, फर्दर कमिंग ऑन दी प्लेन्स रिवर गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयाज। अब क्या होता है जब वो प्लेन्स पे आ जाती है, जैसे हमने देखा भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है, देवप्रयाग पे मिलती हैं, आगे बहती हैं, हरिद्वार पे वो प्लेन्स पे दिखने लगती है। तो अब जब हरिद्वार पे प्लेन्स पे दिखने लगेगी तो इसको और भी दूसरी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, ज्वाइन करते जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिवर गंगा जो है तो वो एक माइटी रिवर बनती है, एक बहुत बड़ी सी रिवर बन जाती है। चलो आगे और देखते हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रिवर को क्या बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करने वाली है। जैसे हम अगर डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखें उस चीज का, आपकी बुक में आप भी देखो, तो ये अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और ये गंगा आगे की तरफ बहती चले जा रही है। ये गंगा का भी
मेन स्ट्रीम जो बह रही है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज, ये एक बड़ी सी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, वो मिल रही है, ठीक है। फिर यमुना के बाद में हम क्या देखेंगे, घाघर रिवर मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोशी मिल रही है, ठीक है। यमुना के साथ में भी दूसरी रिवर्स जैसे चंबल और बेतवा यमुना में मिल गई और वो फिर जाके मिलके गंगा में मिल गई। तो ऐसी बहुत सारी रिवर्स क्या करती है, ज्वाइन करती है किसको, गंगा रिवर को, गंगा रिवर की जो मेन स्ट्रीम है उसे। तो अगर हम देखें तो दो स्ट्रीम्स हो जाती हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, जो ट्रिब्यूट कर रही है अपना पानी। अब यहां पे लेफ्ट बैंक राइट बैंक कैसे समझेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है गंगा, तो इस तरफ से जो रिवर मिलेगी इस हैंड पे तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, इस तरफ पे जो मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो इस तरह से नदी बहते हुए जा रही है, ठीक है। ये राइट बैंक हो गई और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या है, घाघर है, गंडक है, कोशी है, ठीक है। दिस ऑल रिवर राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन हिमालयास। तो इसे अगर हम यहां पर देखते हैं तो जैसे देखो ये, ठीक, ये घाघर नेपाल हिमालय से आ रही है, गंडक, कोशी, ये सारी रिवर्स कहां से आ रही है, नेपाल हिमालय से आ रही है, और ये गंगा रिवर के साथ में मिलते जा रही है। गंगा रिवर है तो गंगा रिवर के साथ में क्या हो रही है, सारी रिवर्स मिल रही हैं। ये जो रिवर्स हैं, ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, घाघर, गंडक, कोशी, तो ये ग्लेशियर ओरिजिन है इन रिवर्स का, मतलब इन्हें कहां से पानी मिल रहा है, ग्लेशियर से। तो इन रिवर्स में भी खूब पानी है, गंगा में ले जाके अपना पानी डाल रही है। तो इसी कारण से क्या होता है, नदन प्लेन्स में रेनी सीजन में अधिकतर क्या होता है, मानसून टाइम पीरियड में बाढ़ जो आती है ना, फ्लड्स जो आती है, तो इसी कारण से आती है कि जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरीज क्या करती है, फ्लड को एग्जेगरेट कर देती है और बढ़ा देती है फ्लड को, जिसके कारण से और ज्यादा क्या होता है, और ज्यादा पानी ही पानी हो जाता है पूरे इस क्षेत्र में, और इस कारण से बाढ़ें आती है काफी, जैसे बिहार में, ठीक है, कोसी है, ये सारी रिवर्स क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है डिवास्टेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो देखो दी चंबल, बेतवा, सोन, केन, तो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। दिस रिवर राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर। अब देखो हमने जब अलग अलग पार्ट पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में, तो जब अलग अलग पार्ट पढ़े थे चैप्टर 2 में, मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर एरिया से भी कुछ रिवर्स ओरिजिनेट होती है। जैसे पेनिनसुलर रिवर से हम देखें चंबल, ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन, और हमने आपको क्या बताया था कि वो रिवर साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है, मतलब साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ क्यों फ्लो करती है ये भी बताया था। प्लेट्यू जो ऐसा टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरफ, तो ये डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब ये फ्लो करके कहां, समुद्र तक नहीं जा रही है, किसी दूसरी रिवर में मिलती है ना। तो ये सारी रिवर्स जो सेंट्रल आइलैंड या फिर सेमी एरिड एरिया से ओरिजिनेट होती है, तो इनमें पानी की कमी रहती है, लेकिन जितना भी पानी रहता है वो कहां जाकर मिलता है, वो जाकर मिलता है रिवर गंगा में। तो दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, द चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है, व्हिच राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला प्लेट्यू के सेमी एरिड पार्ट से जो राइज होती है। दीज रिवर्स फ्लड्स पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर। अगर आप लेफ्ट बैंक की बात करें तो जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, यहां पे देखिए ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई सारी, जो ग्लेशियर से आ रही है, तो इनके पास बहुत पानी रहता है। तो अभी स्टेटमेंट क्या देखा कि हमेशा फ्लड लाती है नदर्न प्लेन्स में, ठीक है। दीज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड इन नदर्न प्लेन्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, और अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसी चीज का, तो causing damage to life and property but at the same time they enrich the soil for agricultural use। अब आप सोचोगे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, एक समय पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत डिवास्टेशन करती है ये सारी रिवर्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, लेकिन दूसरे समय पे हम क्या बोल रहे हैं, दे आर कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट एट द सेम टाइम दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल यूज। ये कैसे, तो फ्लड प्लेन वाला कंसेप्ट ध्यान करो, बाढ़ आएगी तब तो वो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आएगी, पानी, लेकिन जब बाढ़ नॉर्मल हो जाएगी, जब फ्लड्स जो होगी तो वो क्या हो जाएगी, व्हेन द फ्लड्स वुड बी रिस्टोर्ड, ठीक है, नदी अपने नॉर्मल कोर्स में जब वापस आ जाएगी, तो फ्लड के टाइम पीरियड में जितना भी सैंड, सिल्ट, ये सारी चीजें बह के आई थी, जितना भी फर्टाइल एलिमेंट बह के आया था, तो वो कहां आता है, वो फार्म्स में आ जाता है, नदी के आसपास वाली जमीन पे आ जाता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सी सॉइल, खादर या भांगर, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो जो फर्टाइल सॉइल आती है, उस फर्टाइल सॉइल से फिर क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आप और ज्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उस फर्टाइल सॉइल पे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। आया समझ में। तो ये वो बताया गया है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। वैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखें तो दे हैव अ शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर। सवाल ये आता वाई, ठीक है, तो उसका वाई का आंसर मैं आपको देता हूं कि इन रिवर्स का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का कोर्स छोटा क्यों होता है, इनका रास्ता रूट छोटा क्यों होता है,
क्योंकि पहली बात तो ये इनके पास में पानी ज्यादा नहीं होता है, सेंट्रल आइलैंड से ओरिजिनेट होती है, स्लोप के साथ बहते हुए जाती है, रिवर गंगा में मिल जाती है। पानी कम इसलिए रहता है क्योंकि खुद का पानी नहीं है ना, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जितना पानी मिल जाता है उतना पानी ले जाके गंगा को दे देते हैं। बाकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इनके पास कंटिन्यूसली ग्लेशियर से पानी आता रहेगा, तो इनके पास पानी की कमी नहीं है। ये जो है तो ये पानी की कमी वाली रिवर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाई वाला आंसर मिल गया कि क्यों इनका कोर्स छोटा होता है, क्यों पानी की कमी होती है, ठीक है। अब डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम? नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना है? नमामि गंगे प्रोग्राम किस चीज को लेकर है? तो नमामि गंगे प्रोग्राम, जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी में शॉर्ट ग्राफ देखी थी, वैसे यहां पे देखते हैं कि गंगा रिवर जो है, तो आपको पता है कि हमारी कंट्री में खास करके नदर्न इंडिया जो है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इंडस्ट्रीज वगैरह भी है, ठीक है। और नदर्न एरिया जो है हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, सारी चीजें हैं, और बहुत पुरानी नदी है, इसको बहुत सारी संस्कृति के साथ जोड़ा गया है। तो उसके चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस हैं। अब तरह तरह की प्रैक्टिसेस हैं तो वो क्या करती है, रिवर को पल्यूट करती है। अब रिवर के कंजर्वेशन के लिए, खास करके गंगा रिवर के कंजर्वेशन के लिए प्लान लाया गया था नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिससे गंगा रिवर के कंजर्वेशन के लिए जो भी स्टेप्स ली जा सकती है वो सारी प्रोवाइडेड स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये सारी चीजें की, ताकि गंगा को रिजनरेट किया जा सके, फिर से क्या किया जा सके, फिर से उसके अंदर प्राण डाले जा सके, मतलब उसको प्योरीफाई किया जा सके। बहुत ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है गंगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आगे और अगर देखते हैं हम इस चीज को, ठीक है, तो फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट। अब जरा देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये चंबल रिवर, यमुना, हाँ एक चीज और बता देता हूं, यमुना जो है तो यमुना गंगा की लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जैसे आप ये देखोगे ये गंगा है, तो गंगा के बाजू में यहाँ पे यमुना है, आपके मैप में देखते चलना यमुना है, ठीक है। तो आप देखोगे पैरेलल पैरेलल बहते हुए आ रही है, और फिर ये दोनों मिलती कहां पे है? इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज में मिलती है दोनों नदियां, गंगा यमुना, फिर यहां से और आगे बहेगी। तो अब जब एक से दो नदी, दो से चार नदी मिल रही है गंगा में, तो उससे होगा क्या कि गंगा रिवर के अंदर बहुत ज्यादा पानी कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ट्रिब्यूट करेगी, और उससे गंगा रिवर का साइज भी बढ़ जाएगा। इलाहाबाद के बाद से एक माइटी रिवर बन जाती गंगा रिवर, और वो बहते हुए जाती है, ठीक है। ये जो जमीन होती है इसे क्या कहेंगे? गंगा यमुना के बीच में जो जमीन है, कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, गंगा यमुना डैश, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरह से कि फर्दर कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। सब जगह से पानी इकट्ठा करते हुए गंगा और ईस्ट की तरफ बहते जाती है, ईस्ट की तरफ बहते जाती है। अब ईस्ट की तरफ बहते जाती है तो इंडिया कहीं तो खत्म होगा ना, मतलब इंडिया की बॉर्डर ये खत्म हो जाती है यहाँ पे। अब इंडिया की जब बॉर्डर खत्म होती है तो ये जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा, जहां पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारी कंट्री में है, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज क्या होता है? बैराज मतलब एक डैम होता है जहां से पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं हम। तो फरक्का जो है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा रिवर का हमारे देश में। वहां से क्या होता है, फरक्का इज द नदर्न मोस्ट, या फिर नदर्न मोस्ट नहीं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ज्यादा सही रहेगा, नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल, इसको ईस्टर्न मोस्ट करिए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। तो इसके बाद से गंगा कहां एंटर कर जाएगी? बांग्लादेश, मतलब हमारे देश से विदाई हो जाएगी ना गंगा की। तो उस सेंस में क्या है, फरक्का इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा इन वेस्ट बंगाल। फिर क्या होता है, देखो ये हमारे देश की बॉर्डर है मान लो, ठीक है, ये गंगा आ रही थी, ये हमारे देश की बॉर्डर है, गंगा आ रही थी। यहां से क्या होता है, गंगा इस तरफ स्प्लिट कर जाती है, नहीं हमारे देश की बॉर्डर हम क्या करते हैं, यहां बनाते हैं ऐसी, ये हमारे देश की बॉर्डर है, ठीक है। तो गंगा जो आ रही है, तो गंगा रिवर क्या करती है, गंगा रिवर ये फरक्का बराज है यहाँ पे, ठीक है, ये फरक्का बराज है। तो फरक्का बराज से गंगा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। अब जब बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा, तो बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा, नाम बदल दिया बस, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमारे यहाँ नदी आ रही तो हम इसका नाम और कुछ रख देंगे, ठीक है। एक चीज और समझना, तो फरक्का बराज पे क्या होता है, एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंडक, घाघर, कोशी, ठीक है, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी रिवर्स क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे हम, जो पानी ट्रिब्यूट करती है। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि ट्रिब्यूटरी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है रिवर की। तो यहां से क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में फरक्का बराज के वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, ठीक है। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, गंगा रिवर की। मतलब मैं गंगा रिवर हूं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अब क्या होता है, रिवर बहते जा रही है, तो रिवर से एक पॉइंट अलग निकल गया, एक ब्रांच अलग निकल गई बाहर, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब जो गंगा का पानी और कहीं लेके जाएगी, ठीक है। तो भागीरथी हुगली के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, फ्लड प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये भागीरथी हुगली जो है वो पानी सप्लाई करती है, ठीक है। और किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की, ये ध्यान रखना है। अब हमारे यहां से गंगा ने विदाई ले ली है, गंगा कहां चले गई है, अब
हमारे यहां से विदाई लेने के बाद बांग्लादेश पहुंच गई है गंगा, बांग्लादेश पहुंच गई। अब बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन बता देते हैं हम आपको, ठीक है। तो पद्मा नाम से जानी जाती है कहां पे? बांग्लादेश में। जितने लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर नाम को अच्छे से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि हम हर चीज पढ़ें, जितना पढ़ लिया अगर उससे आप क्या करोगे, कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा कुछ एलिमिनेट करके अपने कह सकते हैं कि कॉमन सेंस का यूज करके आप आधे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हो ना। तो जितनी चीज पता है उनको अच्छे से पता कर लो, ठीक है। तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाएगी कौन? गंगा। बांग्लादेश में एंटर करते ही फिर क्या होता है? गंगा एंटरिंग इनटू बांग्लादेश हो गया। मेन स्ट्रीम फर्दर फ्लो साउथ एंड जॉइंस ब्रह्मपुत्रा। अब देखो क्या है, तो अब जरा मैप देखो आप आपकी बुक में, बुक में मैप देखेंगे सभी लोग, ये बांग्लादेश है यहाँ पे, ये गंगा एंटर कर जाती है, ठीक है। गंगा एंटर तो कर गई है। गंगा एंटर करने के बाद में क्या होता है कि एक दूसरी रिवर इस साइड से जो आ रही है, ये बांग्लादेश में दो रिवर फिर मिलती है, ठीक है, दो रिवर आपस में फिर मिलती है। तो इस साइड से जो रिवर आ रही है बांग्लादेश में, वो भी इंडिया से जाएगी। अभी आगे पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो आसाम वगैरह से बहते हुए जाती है, बांग्लादेश में एंटर करती है। गंगा वेस्ट बंगाल से एंटर करती है, फर्क का लास्ट पॉइंट था, और दोनों आपस में मिल जाती है। कौन कौन? दोनों आपस में मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और दोनों आपस में मिलने के बाद फिर एक साथ एक बड़ी सी रिवर बन के बहती है। तो जो बड़ी सी रिवर बनती है बाद में, ठीक है, द माइटी रिवर विच विथ द वाटर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आया ना समझ में? इसे हम आगे और क्लियर कर लेंगे, बांग्लादेश की रिवर के नाम से एक अलग वीडियो लेक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलती है, ठीक है। द माइटी रिवर विद द वाटर ऑफ गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज मेघना, ठीक है। मेघ बहुत बड़ी हो गई है तो मेघना, ठीक है। मेघना रिवर जो है तो किससे बनती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब दोनों मिलती है, कहां पे? हमारे देश में नहीं, बांग्लादेश में, ठीक है। तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। अभी इसे डिस्कस कर लेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी हमें क्या ध्यान रखना है? अभी हमें ध्यान इतना रखना है कि जो गंगा रिवर सिस्टम पड़ा पूरा, तो गंगा रिवर सिस्टम क्या है एक बार मैप पे हम समझेंगे फिर से, ठीक है। स्नैप रिकैप करते हैं जल्दी से। हेड वाटर्स हैं दो, कौन कौन से हैं? भागीरथी और अलकनंदा। दोनों मिलते हैं कहां पर? देवप्रयाग, यूके। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है। वहां से गंगा फ्लो करना स्टार्ट करती है। अब रास्ते में गंगा क्या करते सकती है? अपने साथ बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज को क्या करती है? साथ में लेके बहती है, ठीक है। तो यमुना लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसमें चंबल, बेतवा, सोन, ये सारी रिवर्स मिल जाती है, ठीक है। फिर घाघर, गंडक, कोशी, ये सारी रिवर्स भी मिल जाती है गंगा में। सारी रिवर्स मिलकर आगे बहते जाती है, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंडिया में, वो कौन सा है? फरक्का। फरक्का से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? भागीरथी हुगली, ठीक है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर गंगा कहां एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। बाय बोलो, ठीक है। तो गंगा बांग्लादेश में एंटर कर गई। अब गंगा बांग्लादेश में एंटर करने के बाद क्या है? गंगा किस नाम से जानी जाएगी? बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में गंगा जानी जाएगी पद्मा के नाम से, ठीक है। अब पद्मा बह रही है, ऊपर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। ब्रह्मपुत्रा को भी किसी और नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जब दोनों रिवर मिलती है और फिर मिलके साथ में जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में बहती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ये हो गया। अब आगे क्या है देखिए, जब ये रिवर मिलती है ना सारी रिवर्स, तो दीज रिवर्स फॉर्म दी सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन है? टप्पू के पापा का साला? नहीं, वो नहीं है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में क्या है? यहां पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि रिवर्स जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो वो क्या बनाती है? रिवर्स समुद्र में मिलने से पहले इस तरह से डेल्टा बनाती है। वो अपने आप को क्या करती है? बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्रेड कर लेती है, ठीक है। और फिर रिवर सी में मिलती है, ओशियन में मिलती है। तो उसी तरह से जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो बांग्लादेश में जाके कोलाइड हो जाती है, मिल जाती है, आपस में कन्वर्ज हो जाती है। कोलाइड इज नॉट द राइट टर्म, ठीक है, कन्वर्ज हो जाती है। कन्वर्ज होने के बाद में वो क्या बनाती है? मेघना रिवर बनाती है, एक माइटी रिवर बनाती है। वो मेघना रिवर फिर बहते जाती है और आगे डेल्टा बनाते जाती है। तो जो डेल्टा बनता है उसका एक्सटेंशन इंडिया तक है पूरा, ठीक है। तो दीज रिवर्स फॉर्म दी सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सुंदर नाम क्यों है इसका? क्योंकि बहुत सुंदर है, ठीक है, कारण बताएंगे आपको। तो सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम सुंदरी ट्री, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उन पेड़ों का नाम है सुंदरी ट्री, ठीक है। ये सुंदरी ट्री होते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पता है ना आपको क्या होता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे अगर आप देखोगे तो इस तरह के कुछ पेड़ होते हैं ना, जिनका आधा हिस्सा क्या रहता है? आधा हिस्सा डूबा हुआ रहता है पानी में, पानी के अंदर, और आधा हिस्सा आप देखोगे तो पानी के ऊपर दिखता है। जैसे ये देखो, ये पानी के नीचे आधा डूबा हुआ है पेड़ और पानी के ऊपर है आधा। तो ये क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा
बारिश होती है, बारिश होने के साथ साथ में पूरा रिवर जो है तो डेल्टा बनाते हुए जाती है, तो इस कारण से हमेशा इस तरह से पानी पानी और सब कुछ गीला रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सुंदरी ट्री पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में, इसी कारण से उनका नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, क्लियर। उसके बाद में अगर हम और देखते हैं एक चीज को, तो यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते होंगे। अगर जैसे आपने फोटोज वगैरह देखी होगी, ये फोटो में अगर आप देखोगे तो वो पेड़ों के बीच में छुप के बैठा है टाइगर, ठीक है। और ऐसी भी कुछ फोटोग्राफ्स आती है ना कि सिर डूबा हुआ है टाइगर का, सिर्फ आंखें दिख रही है, तो वो अधिकतर रॉयल बंगाल टाइगर जो है तो इस सुंदरबन डेल्टा में इस तरह से क्या है, पानी के अंदर ऐसे पूरे डूब के नहीं चलते हैं मगरमच्छ की तरह, ठीक है। तो पानी के बीच में रह रहे हैं, तो वैसी बहुत सारी फोटोग्राफ्स आपने देखी होगी। रॉयल बंगाल टाइगर का घर कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा को, ठीक है। लेंथ कितनी है रिवर गंगा की? 2500 किलोमीटर, काफी ज्यादा है, ठीक है। 2500 किलोमीटर लेंथ है। और उसके बाद में अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर डिवाइड हमने आपको पढ़ाया था, वाटर डिवाइड में हमने बताया था ना कि वाटर डिवाइड क्या कर देता है, दो अलग अलग रिवर्स को क्या कर देता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे मान लो एक रिवर थी, यहाँ पे वाटर डिवाइड आ गया, तो रिवर अब कैसे एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी। तो वहीं पे हम देखें कि एक वाटर डिवाइड कहां पाया जाता है, अंबाला में। अंबाला कहां है? अंबाला यहां पे, ठीक है, हरियाणा में अंबाला जो पीक है, अंबाला पीक के कारण क्या होता है कि ये जो ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, ये रिवर्स इस तरफ बह के नहीं आती है, ये इस तरफ भी बह के आ सकती थी ईस्ट में, लेकिन इस वाटर डिवाइड ने क्या कर दिया, यहां की रिवर्स को इस तरफ। और देखोगे आप जैसे तो गंगा जो है तो यमुना जो है तो यमुना ऐसे इस तरफ आ रही है, यमुना उधर क्यों नहीं गई? क्योंकि अंबाला वाटर डिवाइड ने रोक दिया, ठीक है। तो अंबाला वाटर डिवाइड जो हरियाणा में पाया जाता है, इट डिवाइड्स दी रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम के बीच में जो वाटर डिवाइड है वो है अंबाला वाटर डिवाइड। ये ध्यान रखना 1 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर आगे देखें तो अंबाला टू सुंदरबन इज इक्वल टू फॉल ऑफ स्लोप 300 मीटर मेंडर्स। ये चीज मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि अगर ये स्लोप ज्यादा है, ठीक है, ये स्लोप बहुत ज्यादा है, मान लो यहां पे है अंबाला और यहां पे है सुंदरबन डेल्टा, तो ये स्लोप बहुत ज्यादा है। अब यहां से नदी जो चालू होगी तो बहुत स्पीड में निकलेगी और सीधी सीधी नदी आएंगी, बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए। क्यों? क्योंकि स्लोप के कारण वो सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। अब अगर हम ऐसा कर दें कि ये है रास्ता, ठीक है। अब आप देखोगे स्लोप बहुत कम है, स्लोप बहुत कम होने के कारण क्या होता है, स्लोप बहुत कम होने के कारण रिवर्स आराम से बहते हुए इस तरह से, ठीक है, धीरे धीरे मेंडर्स बनाते हुए चलती है। तो अगर हम देखें अंबाला टू सुंदरबन डेल्टा इज इक्वल टू फॉल इन स्लोप 300 मीटर्स, मतलब मात्र 300 मीटर्स का, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, कि अंबाला से सुंदरबन डेल्टा के बीच में पूरी जमीन को अगर देखोगे आप तो 300 मीटर का स्लोप है बस, तो 1 किलोमीटर पे कुछ 6 मीटर ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जब इतना कम स्लोप है, तो कम स्लोप होने के कारण क्या होता है, नदी बहुत मेंडर्स बनाती है। इसका लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बताएं, आप आपके सर पर से पानी डालना, ठीक है, सर पे से ऐसे पानी डालोगे, स्लोप ज्यादा है तो नीचे एकदम तेजी से चले जाएगा, पानी सीधे गिरेगा, ठीक है। उसी चीज को क्या करोगे आप, अगर पानी को सिर्फ टेबल पे ग्लास को ऐसे डाल दोगे तो पानी क्या करेगा, एकदम ऐसे बहते बहते जाएगा, उसको जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि टेबल एकदम फ्लैट रहेगा और आप यहाँ पे स्लोप पे से डाल रहे हो ना। तो स्लोप कम होने के कारण क्या बनाते हैं, यहाँ पे जो रिवर है, जैसे रिवर गंगा है, तो बहुत सारे मेंडर बनाती है, अंबाला से सुंदरबन डेल्टा तक इसे नखरे दिखाते हुए बहते हुए जाती है, मेंडर्स ही मेंडर्स बनते हैं। आया ना समझ में? उस चीज को यहाँ पे बताया गया है, क्लियर है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने कुछ पढ़ा, सुंदरी ट्री के बारे में पढ़ा, रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा, अंबाला के बारे में पढ़ा, तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा। ये एरियल व्यू देख लो सुंदरबन डेल्टा का, ठीक है, कितने सारे डेल्टा बने या कितने सारे मेंडर्स क्रिएट हुए, क्योंकि स्लोप कम है और सेडिमेंट सारे यहाँ डिपॉजिट होते जाते हैं। ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने किस बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो अगला रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा, उसे समझेंगे, क्योंकि हम रिलेट भी करेंगे जो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो वो बांग्लादेश की कहानी कुछ खिचड़ी बन गई है वहां पे, तो उसे और क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गंगा रिवर सिस्टम। तो देखिए हिमालयन रिवर सिस्टम्स में हमने हिमालयन रिवर्स में क्या क्या पढ़ लिया है, इंडस रिवर सिस्टम समझा, गंगा रिवर सिस्टम समझा, और ये जो तीसरी प्रोमिनेंट रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को हम इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है।
अब देखो, पहले मैं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का एक ब्रॉड आउटलाइन बता देता हूं, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन के। जैसे इंडिया है तो इंडिया का ये वाला पार्ट हम देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का ये वाला पार्ट, ये सिक्किम स्टेट हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो आपको रेफरेंस समझ में आ जाएगी, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाले पार्ट को देख रहे हैं हम। अब देखो क्या है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट कहां होती है, तो हमारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हो रही है, ओरिजिनेट ये वहीं होती है जहां पे इंडस ओरिजिनेट होती है, लेक मानसरोवर के ईस्ट में। इंडस कहां होती है, वेस्ट में होती है, और वेस्ट के तरफ ही फ्लो कर जाती है ऐसे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे तो ये लेक मानसरोवर बना देते हैं हम, ठीक है, ये इधर से इंडस ये बह गई। अब इंडस के ईस्ट से अगर देखोगे तो ये ब्रह्मपुत्र बह गई, ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो क्लियर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है यहां पे, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हम इसे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक इज इक्वल टू वाटर डिवाइड। अब ये बताओ सही है कि गलत है, आप भी सोच रहे होंगे और कैसे है, ठीक है, वो समझाते हैं। क्या होता है, मैं क्या बता रहा हूं कि राइजेस इन तिब्बत, ठीक है, तिब्बत कहां है, ये रहा तिब्बत, तिब्बत में यहां पे राइज होती है और कहां फ्लो कर जाती है, ईस्ट में। और अगर हम देखेंगे तो यहीं से एक और रिवर राइज होती है मानसरोवर लेक के पास से, जो वेस्ट में फ्लो हो जाती है। तो इनको अलग अलग किसने करा, ऐसे पकड़ के किसी ने अलग अलग किया क्या, नहीं, यहां पे वाटर डिवाइड है, ये एलिवेटेड एरिया है, ठीक है। तो जो एलिवेटेड एरिया है, इस कारण से क्या होता है, एलिवेटेड एरिया है तो इधर ईस्ट में अगर देखोगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर आ गई, वेस्ट में कौन सी चले गई, इंडस रिवर चले गई है। तो हम अगर कहें कि मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड एट अ वाटर डिवाइड, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो पूरी तरह से क्या है, सही है, मानसरोवर एक लेक जो है वो क्या है, वाटर डिवाइड है। आगे ना समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो क्या, इट राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक इज इक्वल टू वाटर डिवाइड, क्लियर। फिर उसके बाद में स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ये भी एक अच्छी चीज है, समझना चाहिए हमें से, क्या कि ये इंडस रिवर से क्या है, लंबी है, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो आप, ये कहां से कहां से कहां से कहां से, ये ठीक है, इंडस रिवर से लंबी, इंडस रिवर ये रही, तो अब नाप लेना आप लोग, ठीक। तो उस तरह से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर इंडस रिवर से लंबी जरूर है, लेकिन जिस तरह से इंडस का भी हम देखते हैं कि मोर देन 1/3, ठीक है, 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा पार्ट ही हमारे पास है, बाकी पाकिस्तान में फ्लो कर जाता है। तो वैसे ही बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का भी मेजर पार्ट जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर का मेजर पार्ट हमारी कंट्री में फ्लो नहीं करता है, वो कहां फ्लो करता है, चाइना में, ठीक है, तिब्बत वाले एरिया में फ्लो करता है, तिब्बत वाले एरिया में फ्लो करता है, तिब्बत वाले एरिया में पैरेलल फ्लो करता है हिमालयास के। अब ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, थोड़ा लॉजिक लगाना, ठीक है, इस चीज को ध्यान से सुन लो पहले। तो क्या कि तिब्बत का एक मेजर पार्ट जो है तो वो इंडिया में नहीं, तिब्बत में फ्लो करता है, सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एक मेजर पार्ट है वो तिब्बत वाले एरिया में फ्लो करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, स्लाइटली लॉन्गर देन दी इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। अब ये बताओ कि इंडिया से बाहर क्यों फ्लो करता है, इंडिया में क्यों नहीं आया, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये हिमालयाज हैं, तो हिमालयाज के पैरेलल वो फ्लो कर रहा है कहां पे, तिब्बत में, और फिर यहां से एंटर करके इंडिया में आएगा भी ऐसा। तो ये इंडिया में क्यों नहीं आता है, इंडिया में क्यों नहीं आता, उसका सिंपल सा कारण क्या होगा कि हिमालयाज आने दे तब तो आए ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि पहाड़ के ऊपर से चढ़ के नीचे उतर के आ जाएगी नदी, मोटर लगी है कि हाँ पूरा माउंटेन चढ़ेगी और फिर उतरेगी, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स हैं। आउटर मोस्ट, सॉरी, इनर मोस्ट रेंज कौन सी है, ये इनर मोस्ट रेंज हिमाद्री जो है, तो जो कि कंटिन्यूस रेंज है, तो उस कारण से रिवर ब्रह्मपुत्र को कहीं भी क्या नहीं मिला, पास नहीं मिला, तो वो पैरेलल फ्लो करती रही। लेकिन जहां उसे पास मिला, नामचा बरवा के पास, अभी देखेंगे हम, तो वो नामचा बरवा से क्या होती है, घूम जाती है पूरी एक तरह से, ठीक है, नामचा बरवा से घूम के फिर इंडिया में एंटर करती है रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक। तो चलो आगे समझते हैं। तो ये लंबी है इंडस से, लेकिन इंडस से लंबी होने के साथ साथ इंडिया के बाहर बहती अधिकतर ब्रह्मपुत्र रिवर, क्यों, क्योंकि वो हिमालयास के पैरेलल बहते आ रही है, ये मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम नामचा बरवा इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इनटू इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, ये नामचा बरवा का जो पॉइंट है जहां से वो यू टर्न लेती है, कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, नामचा बरवा जो माउंटेन पीक है ना, ये लेक मानसरोवर है, ठीक है, ये लेक मानसरोवर है। तो अगर आप इसे मैप पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है कि बहते हुए आ रही है, ठीक है, ये बहते हुए आ रही है, देखो ये बहते हुए आ रही है। अब ये यहां से नामचा बरवा पीक से क्या करती है, यू टर्न ले लेती है ऐसा, और इंडिया में एंटर कर जाती है। तो अब यहाँ पे यू टर्न किसने दिलवाया उसे, ट्रैफिक पुलिस खड़ा था क्या, ट्रैफिक पुलिस वाले जो ऑफिसर होते हैं वो खड़े थे क्या, नहीं,
यहां पे यू टर्न लेने का कारण है एक ब्लॉक माउंटेन, एक माउंटेन खड़ा हुआ है। उस माउंटेन ने क्या किया, उस माउंटेन ने एक तरह से हम देखें तो ब्रह्मपुत्रा को ऐसे कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जब कन्वर्ट हो जाती है कहां पे, इंडिया में, तो आप देखोगे जैसे तो ये यहाँ पे ये क्या होती है, घूम जाती है इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर घूम जाती है और फिर इंडिया में बहते हुए असम से फिर नीचे बांग्लादेश में जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, नामचा बरवा से यू टर्न लेती है और यू टर्न लेने के बाद में वो इंडिया में फ्लो करना स्टार्ट करती है। क्लियर। उसके बाद में हियर इट इज नोन एज दिहांग जॉइंड बाय अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज दिबांग एंड लोहित। अब क्या होता है, जब नामचा बरवा से टर्न लेने के बाद में वो एंटर करती है इंडिया में, तो तब ब्रह्मपुत्रा जो है वहां पे दिहांग नाम से जानी जाती है। देखो रिवर एक ही रहेगी, जैसे हमने पढ़ा क्या कि गंगा जब बांग्लादेश में चले जाती है तो गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्रा के भी नाम बार बार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, जब हमने आपको बताया कि ये हिमालयास के पैरेलल बहती है तिब्बत में, उस समय पे इसका नाम क्या है, ठीक है, ये यहां पे इसका नाम है सैंगपो रिवर। ये देखो बुक में भी दिया आपके, सैंगपो रिवर नाम है, ठीक है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, सैंगपो। एंटर करती है जब अरुणाचल प्रदेश में, तो तब वो किस नाम से जानी जाती है, तब वो जानी जाती है दिहांग नाम से, ठीक है। फिर दिहांग नाम से जानी जाती है। उसके बाद में उसको दूसरी रिवर्स जो है, दूसरी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन करती है, लोहित, दिबांग, ये सारी रिवर्स ज्वाइन करती है। ये सारी रिवर्स ज्वाइन करती है और ज्वाइन करने के बाद में ब्रह्मपुत्रा फिर आगे फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में वो कहां फ्लो करती है, असम वाले एरिया में, असम वाले एरिया में फ्लो करते हुए जाती है, ठीक है। Here it is known as Dihang joined by other tributaries such as Dibang and Lohit, ठीक है। और असम वाले एरिया से फ्लो करते जाएगी, असम का मेजर एरिया को ड्रेन करेगी और उसका बेड जो है वो बड़ा होता है काफी। बेड बड़ा होने के साथ साथ में लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम भी लेके जाती है। पता है जब ये हिमालयन रीजन में बह रही होती है, मतलब तिब्बत वाले एरिया में जब बह रही होती है ना, तो उस समय पे एट दैट टाइम व्हेन इट इज फ्लोइंग इन तिब्बत रीजन, तब उसके पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहता है वो कम रहता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर वहां पे कम क्यों रहता है, ये चीज मैंने बताई आपको। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर वेरीज इन तिब्बत एंड इंडिया। इस चीज को समझना, इसके पीछे लॉजिक समझो, रटोगे नहीं, लॉजिक समझेंगे हम, हर चीज का लॉजिक समझेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, इंप्रिंट हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है, आप भूलोगे नहीं कभी। अब देखो, आप अगर मैप पे भी देखोगे ना, ऐसे लॉजिक लगाओ, मैप पे भी देखोगे तो ये दूसरी रिवर्स आपको सिर्फ एक एक ब्लू लाइन दिख रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा रिवर को उन्होंने ब्रॉड करके ही बताया है। ब्रॉड करके बताने का शौक नहीं आ रहा था उन्हें, ब्रॉड करके बताने का कारण ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर इसका जो बेड है वो सच में बड़ा है, ठीक है। क्यों है बड़ा वो भी बताते हैं। ये जो एरिया है तो ये ड्राई एरिया है, जब हिमालयास के पीछे वो तिब्बत में बह रही होती है तो ड्राई एरिया है, तो ग्लेशियर से जितना पानी मिलता जा रहा है उतना पानी लेके बहते हुए आ रही है। लेकिन जब वो क्या इंडिया में एंटर करती है, तो इंडिया में भी आप देखो कि जब तक वो दिबांग नाम से जानी जाती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में उतना बेड उसका बड़ा नहीं हुआ। लेकिन असम में एंटर करने के बाद आप देखो उसका बेड क्या है, बड़ा हो गया काफी। क्यों बड़ा हुआ बेड, क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया है, खूब बारिश होती है यहाँ पे। तो जब खूब बारिश होती है तो वो बारिश का पानी एक तो हो गया, बारिश का पानी के साथ साथ में यहाँ पे क्या होती है, बारिश ज्यादा भी होती है, तो वो रिवर का बेड बड़ा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप भी ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होने के कारण आप देखोगे तो ज्यादा मेंडर्स नहीं है, रिवर सीधे सीधे बहते हुए आई है। और वहीं पे गंगा में हम क्या देखते हैं, मेंडर्स हैं। तो यहां से रिवर सीधे सीधे बहते हुए आती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है असम से बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके आती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर वेरीज इन तिब्बत एंड इंडिया। क्लियर है ना, ये हो गया। आगे अगर देखें अब इस चीज को, तो आगे क्या दिया गया है, आगे ये एंटरिंग इन इंडिया ब्रह्मपुत्रा कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इंडिया में स्वागत करते हैं हम ब्रह्मपुत्रा का, ब्रह्मपुत्रा बहुत सारा पानी लेके आती है। अब जरा एक बार रिकॉल करो, अभी जो हमने जब इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, तो हमने आपसे कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ 20% वाटर को ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वैसे अगर हम रूडनेस दिखाते हैं और ज्यादा पानी यूज कर लेते हैं या फिर पाकिस्तान के लिए पानी रोक देते हैं, तो चाइना भी हमारे साथ में फिर वैसी शक्ति क्या कर सकता है, बरस सकता है ना। तो इस सेंस में क्या है कि हमें लीनियंट रहना ही पड़ता है, ठीक है। अगर वो ऐसा कर देंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे ब्रह्मपुत्रा जो लाइफलाइन है वहां की वो रुक जाएगी, ठीक है। तो एंटरिंग इन इंडिया ब्रह्मपुत्रा कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के साथ साथ में सिल्ट भी कैरी करती है वो, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स कैरी करती है, सिल्ट फ्रॉम रिवराइन आइलैंड्स। अब यहाँ पे क्या है, रिवराइन आइलैंड बनाती है, समझाता हूं मैं। ये इंडिया में एंटर हो गई, जैसे इसका बेड क्या है, बहुत बड़ा है, ये बेड बहुत बड़ा है रिवर का, मान लो, ठीक है, रिवर का बेड बहुत बड़ा है। अब ये क्या करता है, तो सिल्ट भी रहती है, तो वो सिल्ट जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले गए, ये डिपॉजिट हो गए,
सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के बाद में क्या कर दिया, सेडिमेंट्स ने इस तरह से यहाँ पे एक आइलैंड बना लिया। तो ये जो आइलैंड बन जाते हैं और चारों तरफ पानी रहता है, ये पानी किसका है, समुद्र का नहीं, ये नदी का है। तो ये जो आइलैंड बनते हैं ये रिवराइन आइलैंड होते हैं। आया समझ में, ये रिवराइन आइलैंड होते हैं। अब जरा चैप्टर 2 रिकॉल करो जल्दी से। चैप्टर 2 में हमने रिवराइन आइलैंड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड पे ही बनता है, और वो आइलैंड ये है, ठीक है। इस फोटोग्राफ दिखा देता हूं, चलो मैं इसका नाम आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो कहां बनता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड पे बनता है, उस रिवराइन आइलैंड का नाम क्या है, ठीक। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, तो द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो वही वाली कहानी जो हमने देखा था कहां पे, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पे, कि ये रिवर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में पानी कैरी करती है अपने साथ में। तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में जब पानी कैरी करती है तो उसके कारण क्या होता है, फ्लड्स या फिर मॉनसून टाइम पीरियड में दे कॉज अ ह्यूज डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स, ठीक है। तो फ्लड्स आती है, बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होता है, नुकसान होता है, जाने जाती है काफी सारे लोगों का प्रॉपर्टी भी जो होती है तो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो असम और बांग्लादेश वाले पार्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आप बोलोगे बांग्लादेश कहां से आ गया बीच में, तो बांग्लादेश से भी तो फ्लो करती है ना, बांग्लादेश से भी फ्लो करती है वो। अब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वही करने वाले हैं कि हम जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में जा रही है, ये क्या कहानी है। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर। द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग रिवर बेड टू राइज, ठीक है। और इसी के चलते क्या होता है कि रिवर बेड जो रहते हैं, जैसे ये रिवर बेड है, ठीक है, यहाँ से नदी बहते जाती है। तो यहाँ से नदी जब बहते जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके चलती है, वो अपने साथ बहा के ले जाती है, तो किनारों को तोड़ देती है, रिवर बेड को बहुत बड़ा करते हुए चलती है अपने। तो आप देखोगे ब्रिज वगैरह भी जो है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रॉसिंग ब्रिज भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, इंडिया का, सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करी है, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करी है। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पर। तो हमने हिमालयन रिवर्स सारी पढ़ ली है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अभी क्या बचा है, अभी जो बचा है वो यह है कि अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि बांग्लादेश में क्या कहानी होती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंटर होती है, क्या क्या नाम बदल जाते हैं, आगे कैसे होता है, तो उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे। शॉर्ट सा क्रिस्प सा वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, और इसी के साथ हमारी हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम पेनिनसुलर रिवर को स्टार्ट करेंगे। अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में एक बेसिक आउटलाइन बताने वाला हूं कि पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्हें देखेंगे मैप पे, और फिर वन बाय वन तो हमें उन्हें समझना ही है, ठीक है। तो एक ब्रॉड आउटलाइन जो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में है वो आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। अब देखो कि अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कहां ओरिजिनेट होती है, अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में। ये क्या कहानी है, देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स, नॉट ऑल। सारी रिवर्स नहीं होती वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जितनी भी है तो अधिकतर पेनिनसुलर रिवर्स कहां ओरिजिनेट होती हैं, वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। आई होप आपको ये विजिबल है। अब देखो ये हो गया इंडिया, ठीक है। जैसे अब ये इंडिया है, इंडिया में हमने देखा कि वेस्टर्न मार्जिन पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये वेस्टर्न घाट हो गए, ठीक है। अब ये वेस्टर्न घाट हो गए, वेस्टर्न घाट से रिवर्स ओरिजिनेट होती है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है तो ऐसे टिल्टेड है, थोड़ा सा स्लोप किस तरफ है, स्लोप है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ स्लोप है, ऐसा है, ठीक है, इस तरफ झुका हुआ है। तो ईस्ट की तरफ जब स्लोप है तो रिवर्स यहां से यहां बहेगी, स्लोप में ही बहेगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि रिवर ऐसे ऊपर चढ़ के जाएगी कि नहीं मैं तो ऊपर ही जाऊंगी नीचे नहीं उतरूंगी, तो स्लोप में पानी बहता है, ठीक है। तो ये रिवर्स क्या करती है, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और इस तरफ बहते चले जाती है, यहां डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाने के बाद में कहां ड्रेन करेगी, कहां डुबकी लगाएगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका कोर्स हो गया, ये उसका नेचर हो गया कि किधर फ्लो करने वाली है वो। क्लियर है। तो अधिकतर रिवर हम जब देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, दिखती बात है, फ्लो किधर करेगी, वो ईस्ट की तरफ। नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द रिवर कहा है मैंने, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक्सेप्शन बताऊंगा मैं आपको, वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया। ये कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। क्या होता है, वेस्टर्न घाट एक वाटर डिवाइड का काम करता है। कैसे वाटर डिवाइड का काम करता है, हम क्या देखते हैं कि अधिकतर जो मेजर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट से ईस्ट में फ्लो करते चले जाती है, ईस्ट में फ्लो करती है, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, ठीक है, अधिकतर मेजर रिवर्स, ठीक। लेकिन क्या है कि कुछ रिवर्स हमारी वेस्ट फ्लोइंग भी है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेजर रिवर्स की गिनती में नहीं आती है, छोटी छोटी रिवर्स हैं, ठीक है,
छोटी छोटी रिवर होने के कारण क्या है, छोटी छोटी रिवर होने के कारण हम इन्हें स्पेसिफिकली नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के वेस्ट में कोई रिवर ही नहीं है या फिर ईस्ट फ्लोइंग कोई रिवर ही नहीं है। तो ये जो रिवर्स है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, बट दीज रिवर्स आर स्मॉल इन कोर्स, ठीक है, इनका रूट जो है छोटा होता है और ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में फ्लो करती है। अब देखो क्या है, तो अब ये माउंटेन रेंज हो गई है, ठीक है, ये माउंटेन रेंज हो गई वेस्टर्न घाट, यहां से रिवर ओरिजिनेट होकर वेस्ट में जाएगी, यहां से रिवर ओरिजिनेट होकर ईस्ट में जाएंगी। तो ये माउंटेन रेंज वाटर डिवाइड ही तो है, आया ना समझ में, ये माउंटेन रेंज एक तरह से वाटर डिवाइड का काम कर रही है। तो उस सेंस में ये जो लिखा है वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया, तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस स्टेटमेंट पे, आ गया समझ में। तो ये पेनिनसुलर रिवर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब देखो क्या है, ऑल द मेजर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट, नो डाउट, ठीक है, अभी समझा हमने कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा क्यों बनाती है इसका कारण जरा सब रिकॉल करेंगे, अभी तक हम 4 बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, फिर से एक बार और पूछ लिया मैंने आपसे कि ये जो रिवर्स होती है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि यहां पे जो कोस्टल एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है और ईस्टर्न घाट जो है, तो ईस्टर्न घाट के बीच में क्या है, गैप है। तो ईस्टर्न घाट के बीच में जब गैप है तो गैप के कारण क्या हो जाता है, ये गैप्स जो है तो वो फेवरेबल है डेल्टा बनने के लिए, ठीक है, डिसकंटिन्यूस है ना, ये इरेगुलर है, तो वहां पे गैप बनते हैं। तो ये जो रिवर्स होती है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, फ्लो करने के बाद में वो दे फॉर्म्स डेल्टा, आ गया ना समझ में, तो वो डेल्टा बनाती है। चलो डेल्टा भी बन गए। द नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर्स, एक एक शब्द में बहुत मीनिंग छुपा होता है, ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक्स एस्चुरीज। देखो क्या है, तो अगर आप देखोगे नर्मदा और तापी, तो ये ही दो मात्र बड़ी नदियां हैं, ठीक है, ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक्स एस्चुरीज। तो ऐसा नहीं कि दूसरी रिवर्स नहीं है जो वेस्ट में फ्लो नहीं करती है, ठीक है, दूसरी भी रिवर्स हैं जो वेस्ट में फ्लो करती है, ठीक है, नहीं तो दूसरी भी रिवर्स है जो वेस्ट में फ्लो करती है, लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी 2 रिवर्स हैं जो क्या करती है, जो लंबी रिवर्स है जो वेस्ट में फ्लो करती है। आइए जरा सबको मैप पे देख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स इंक्लूड द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द महानदी, द कृष्णा, द कावेरी। तो ये सारे रिवर्स को हम क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं। अब आपको ध्यान रखना है, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बता दिया, ये कुछ प्रोमिनेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मतलब इनके अलावा भी बहुत सारे रिवर्स हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट है जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम स्पेसिफिकली नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी इन्हें समझ लेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या है ये, तो अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये नर्मदा वन ऑफ द लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट, वन ऑफ द लॉन्ग रिवर विच फ्लोज वेस्ट। तापी, ये तापी हो गया, ठीक है। फिर गोदावरी, ये देखो गोदावरी बहुत बड़ी रिवर है एक, ठीक है, साउथ में मतलब या फिर पेनिनसुलर इंडिया में जो है तो एक बड़ी रिवर गोदावरी। गोदावरी के बाद में कृष्णा, तो ये कृष्णा भी एक बड़ी रिवर है। कृष्णा के बाद में कावेरी, ये कावेरी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दूसरी रिवर्स नहीं है, तो यहां पे छोटी छोटी और भी रिवर्स है जो वेस्ट में फ्लो करती है। ये सारा सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर्स में, क्लियर है। तो नर्मदा को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, तापी को, गोदावरी को, कृष्णा को, कावेरी को, एक महानदी भी है, ये महानदी को भी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। तो ये सारी रिवर्स कितनी है, 2, 4 और 2, 6 रिवर्स को हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नर्मदा रिवर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई है, पेनिनसुलर रिवर्स क्लियर हो गई है। वो है नर्मदा रिवर, ठीक है। नर्मदा बेसिन क्या हो गया, मतलब नर्मदा रिवर का जो पूरा बेसिन है जिसमें नर्मदा रिवर सारी चीजों को कवर करती है, मतलब कहां कहां से फ्लो करते हुए आ रही है, कौन कौन सी रिवर उसमें जुड़ रही है, क्या उस पर डैम वैम है कुछ, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो क्या है, नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहां होती है, तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बॉर्डर्स पे, मतलब अमरकंटक हिल्स जो है, अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक प्लेट्यू है वहां पे, वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे एक चीज कि अमरकंटक हिल्स पे ऐसा क्या है जो ओरिजिनेट हो जाती है। ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझिएगा कि अब वहां पे ना तो कोई ग्लेशियर है, ठीक है, ना तो वहां पे कोई बड़ा सा लेक है कि जिससे नदी बहते आ रही हो, फिर नदी आती कहां से वहां पे, तो कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो स्पॉन्ज प्लेट्यू होते हैं। जी हाँ, स्पॉन्ज प्लेट्यू, वही स्पॉन्ज वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। स्पॉन्ज प्लेट्यू किस सेंस में होता है, जैसे एक बड़ा सा एरिया है, ये बारिश होती है तो बारिश में पानी क्या होता है, इस प्लेट्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है, पानी जो रहता है तो ट्रैप हो जाता है इस प्लेट्यू में। फिर नीचे लेकिन क्या होता है, नीचे बहुत हार्ड सरफेस रहता है, तो और नीचे पर्कुलेट हो नहीं पाता है पानी। फिर पानी क्या करता है कि सीप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं से उसमें स्ट्रीम्स निकलने लगती है। तो अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक हिल्स इसी तरह से है। तो उस कारण से क्या होता है, बारिश के समय में पानी स्टोर हो जाता है और साल भर पानी
रिवर्स के लिए क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है। तो नर्मदा रिवर इस तरह से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। राइजेज इन अमरकंटक हिल्स, ठीक है, फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमने क्या देखा अभी तक, कितना पढ़ते आए हम, मतलब चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी मैंने आपको बताया कि जो डेक्कन प्लेट्यू है या फिर जो पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू टिल्टेड है किस तरफ, ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए नदी का, लेकिन ये नदी उल्टी क्यों जाती है, कौन सी, नर्मदा, और इसके बाद तापी भी उल्टी जाती है। तो ये रिवर्स वेस्ट में क्यों फ्लो करती है, बात क्या है आखिर, ठीक है। तो ये रिवर्स वेस्ट में इसलिए फ्लो करती है, देखो ये आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, ये गुजरात है यहाँ पे, ठीक, ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है, और ये नीचे जो है तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है। तो आपको स्टेट से समझ में आ जाएगा कि ये नर्मदा रिवर फ्लो कहां हो रही है। ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है अरेबियन सी के लिए, ठीक है। तो ये नर्मदा रिवर है। अब नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल्स पे, मतलब छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ है इधर यहाँ पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होने के बाद इसमें बहुत सारे डैम्स हैं, जैसे बरगी डैम है, तवा डैम है, इंदिरा सागर, बड़े बड़े डैम्स हैं, और इसमें स्पेसिफिक फीचर्स और भी देखने को मिलते हैं, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने के बाद में फ्लो करते हुए जाती है, सीधे सीधे फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ फ्लो इसलिए करती है क्योंकि इट इज बिटवीन दी रिफ्ट वैली विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। रिफ्ट वैली क्या है, फॉल्टिंग क्या है, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था चैप्टर 2 में। टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं दोनों। अब दोनों प्लेट्स क्या होती है, जब एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाती है, अलग होगी दोनों प्लेट्स, दोनों प्लेट्स जब डाइवर्ज होती है तो बीच में क्या बन गई, एक वैली बन गई, ये होती है रिफ्ट वैली, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, दो माउंटेन रेंजेस हैं, दो माउंटेन रेंजेस है। एक माउंटेन रेंज ये है, मतलब यहां पे ही बताते ना आपको, एक माउंटेन रेंज ये है, ठीक है, और दूसरी माउंटेन रेंज ये यहां पर है। अब ये दो माउंटेन रेंजेस के नाम क्या है, शॉर्टकट बताया था मैंने, VNS, ठीक है। VNS मतलब क्या है, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, विंध्या माउंटेन्स हैं, ये सतपुड़ा है, ठीक है। और विंध्या और सतपुड़ा के बीच में रिवर नर्मदा बहते हुए जाती है। तो ये दो माउंटेन्स बन गए, मतलब ये क्या है, दोनों डाइवर्ज हुए, डाइवर्ज होने के बाद में बीच में जो जगह है वो वैली बन गई। वैली का जो स्लोप है, तो वैली का स्लोप किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, और इसी कारण से नर्मदा रिवर वेस्ट में फ्लो करते जाती है, और आजू बाजू से इट इज बीइंग बाउंडेड बाय विंध्याचल्स एंड सतपुड़ास। आया समझ में। तो ये रिवर इस तरफ गुनगुनाते हुए जा रही है, आया। तो ये हो गया। अब रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू डीप जॉर्ज फॉर्मिंग पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस, धुआंधार फॉल्स। अब देखो क्या है, रिवर नर्मदा जो है, एक और स्पेसिफिक फीचर जो मैं आपको बता रहा हूं कि रिवर नर्मदा इस तरह से फ्लो कर रही है कि बहुत सीनिक ब्यूटी बनाती है वो, मतलब बहुत देखने लायक दृश्य बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। जॉर्ज के बीच में से, बहुत सारे जॉर्जेस के बीच में से फ्लो करते हुए जाती है। जॉर्जेस क्या होते हैं, देखो डीप जॉर्जेस में बताता हूँ, जैसे जो पहाड़ है, ठीक है, मार्बल रॉक्स जो नाम से जाना जाता है, जबलपुर वगैरह वाला जो एरिया है, तो वहां पे क्या होता है कि नदी के ये जो दो पहाड़ है, तो दोनों पहाड़ के बीच में से नदी इस तरह से पत्थरों को काटते हुए बह रही है। तो आजू बाजू से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घाट है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और इन पहाड़ों के बीच में से नदी बहती है। और ये जो इस तरह से जब नदी बीच में से बहती है पहाड़ों को काटने के बाद में, तो क्या बनाती है, ये गॉर्जेस बनाती है, ठीक है। तो ये डीप गॉर्जेस के बीच में से नदी फ्लो करते हुए जाती है, ठीक। धुआंधार फॉल, अब ये गॉर्जेस के बीच में जब फ्लो करती है तो बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बनते हैं रिवर नर्मदा के ऊपर, काफी सारे वाटरफॉल्स हैं। उनमें से एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही ज्यादा जाना जाने वाला, जाना माना वाटरफॉल कौन सा है, धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स जो है, तो इस तरह से सारा सब कुछ धुआं धुआं दिखता है यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट हो जाता है पूरा। तो ये धुआंधार फॉल जो है ये रिवर नर्मदा के ऊपर है। उसके बाद में यहाँ पे एक बेड़ा घाट भी है, जैसे बेड़ा घाट है तो ये बेड़ा घाट पे भी क्या है, धुआंधार फॉल है, और ऐसे जॉर्ज बनाते हुए निकलती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ऊपर से डाइव लगाते हैं। आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग डाइव लगा रहे हैं, और वो डाइव आपको बहुत ऊपर से लगा के दिखाएंगे, और चीज के फिर आपसे पैसे लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भी आया होगा कि हम पैसे दे ही ना तो आपकी नाव पलटा देंगे नीचे, ठीक है। मतलब आप पानी में यहाँ पे अपनी बोट पे रहोगे तो वो आपको ऊपर से कूद के दिखाएंगे, फिर आपकी नाव के पास आके आपसे पैसे ले लेंगे, ठीक है। ये बेड़ा घाट है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये धुआंधार फॉल से। रिवर नर्मदा इस चीज के लिए जानी जाती है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो, ठीक। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर शॉर्ट एंड जॉइंस एट राइट एंगल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपसे कारण पूछूंगा, देखो ट्रिब्यूटरीज जो है, ठीक है, तो रिवर नर्मदा जो है, तो रिवर नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, अजनाल नदी है, ठीक है। उसके बाद में और छोटी ट्रिब्यूटरीज में आप जैसे लोगे, तो इसी कारण से हम मैप पे पढ़ते भी नहीं, ज्यादा बड़ी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, ठीक है। तो गंजाल नदी है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, डिस्टेंस में क्योंकि छोटी है तो उस कारण से इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, और अधिकतर ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे मिलती है, राइट एंगल पे,
राइट एंगल पे मिलती है, क्यों मिलती है अभी बताओ। मैंने आपको बताया यहाँ पे सारे माउंटेन्स हैं, आजू बाजू में माउंटेन्स हैं, तो मतलब स्ट्रांगली कनेक्टेड रॉक्स हैं यहाँ पे, बहुत रॉक्स जो है तो एकदम कसी हुई रॉक्स हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया था जहां पे स्ट्रांगली जॉइंट रॉक्स होती तो कैसा पैटर्न बनता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है, राइट एंगल पे रिवर्स मिलती है। जब ड्रेनेज पैटर्न पढ़ रहे थे हम तो हमने देखा था ड्रेनेज पैटर्न्स में, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है। जैसे गंगा रिवर क्या बनाती है, डेंड्रेट्रिक पैटर्न बनाती है, वो फैलते हुए जाती है ट्री लाइक स्ट्रक्चर। वहीं पे रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है क्योंकि यहाँ का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रांगली जॉइंट है। तो नर्मदा रिवर रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है, ठीक है। रिवर फ्लोज इन दी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब ये जो रिवर है तो नर्मदा रिवर का बेसिन कहां से कहां तक है, तो ये देखो यहाँ पे ये बॉर्डर खत्म होती है मध्य प्रदेश की बॉर्डर खत्म होती है और गुजरात की चालू होती है, तो गुजरात में एंटर कर जाती है। और गुजरात में एंटर करने के बाद में ड्रेन करेगी कहां पे, अरेबियन सी में। डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी बनाते हुए कहां पे जंप लगाएगी ये, अब अरेबियन सी में। तो ये पूरा रिवर नर्मदा की कहानी है, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी जानी जाती है। और उसके बाद में जैसे अमरकंटक पॉइंट हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन इसलिए भी कहा जाता है इसे क्योंकि आप देखो पूरा सेंटर में से फ्लो कर रही है और काफी बड़ी बड़ी सिटीज को वाटर सप्लाई जो होता है तो वो यहीं से होता है। बहुत सारे डैम्स बने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये सारे कारण है। क्लियर है। तो ये हमने एक वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का, तो पेनिनसुलर रिवर एक जो प्रोमिनेंट पेनिनसुलर रिवर है रिवर नर्मदा, उसे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम तापी को डिस्कस करेंगे। तापी जो अगली प्रोमिनेंट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, वो भी वेस्ट फ्लो करती है, वो भी रिफ्ट वैली के बीच में से फ्लो करती है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे थे, दी नर्मदा बेसिन पढ़ लिया है, दी तापी बेसिन पढ़ लिया है। तो अब इन लाइन में हमने दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो देख लिए, और भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, उन्हें भी डिस्कस कर लिया। अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखते हैं जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है। ये पेनिनसुलर इंडिया, जैसे इसका थोड़ा सा और साउथ बना देते हैं हम, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया में जो रिवर्स हैं तो उसमें एक बड़ा नाम है किसी नदी का, और बड़ी नदी है तो वो है गोदावरी। अब हम क्या करने वाले हैं, गोदावरी रिवर को पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कौन डोमिनेट करता है, गंगा डोमिनेट करती है, उसी तरह से साउथ इंडिया में कौन डोमिनेट करता है, गोदावरी डोमिनेट करती है। आइए समझते हैं गोदावरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट, गोदावरी रिवर कहां तक फ्लो करती है, क्या है ये सारी चीजें, ठीक है। तो दी गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, और इसी कारण से मैंने कहा कि डोमिनेट करती है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर देखो आप, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, बहते जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में ओरिजिन होने के साथ साथ में अब क्या है वो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब ये सारी जगह में, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा का भी कुछ पार्ट है, उड़ीसा ऊपर है लेकिन वो भी बताता हूं कैसे पार्ट आता है। तो ये सारे पार्ट्स को कवर करते हुए बहती है। अब इन सारे पार्ट्स को जब वो कवर करते हुए बह रही है तो उस समय पे उसका एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर तो हो ही गई है, साथ साथ में इट कवर्स अ लार्ज एरिया अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज में जैसे भी हम आगे देखेंगे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, महाराष्ट्र से भी, मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से कुछ ट्रिब्यूटरीज, कुछ ओडिशा से हैं, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पूरे एरिया से ट्रिब्यूटरीज को कवर करती है। एक ये इतना बड़ा एरिया क्या करती है, इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है। अब जब इतना बड़ा एरिया कवर कर रही है तो इस सेंस में क्या कहा गया है, इट कवर्स अ लार्ज एरिया अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड इट इज द लॉन्गेस्ट या फिर इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो ये दोनों चीज मिलके क्या बनाती है, इसको एक बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बनाती है, कहां की, पेनिनसुलर इंडिया की। देयरफॉर इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, और इसी कारण से इस रिवर को, गोदावरी रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। गंगा क्यों कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ में गंगा रिवर की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना सिग्निफिकेंस है, पूरा नॉर्थ इंडिया कवर किए हुए, तो उसी तरह से साउथ इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है गोदावरी रिवर की। अब दक्षिण गंगा क्यों, तो दक्षिण का मतलब क्या होता है, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, ठीक है, साउथ इन हिंदी मींस दक्षिण। तो दक्षिण गंगा यानी जो साउथ इंडिया है या फिर साउथ में जो गंगा बह रही है वो कौन है, वो है गोदावरी। इस सेंस में गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है। ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो, इट राइजेस फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये वेस्टर्न घाट जो है, तो वेस्टर्न घाट का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के पास महाराष्ट्र में स्लोप है, वहां पे ओरिजिनेट होती है। वहां पे ओरिजिनेट होने के बाद में ईस्ट में फ्लो करते चले जाती है, ठीक है, ईस्ट में फ्लो करते चली जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर। तो कंपेयर किया जाए तो काफी लंबी है दूसरी रिवर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गोदावरी रिवर की लेंथ है 1500 किलोमीटर, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक है, विच इज लॉन्ग इन इटसेल्फ। उसके बाद में अबाउट 50% ऑफ ड्रेनेज बेसिन कवर्स महाराष्ट्र।
अब देखो महाराष्ट्र का ड्रेनेज बेसिन ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर का जो पूरा बेसिन है, टोटल बेसिन में से 50% एरिया वो महाराष्ट्र का कवर करती है। तो इसे हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा नर्मदा मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, तो ये गोदावरी महाराष्ट्र की लाइफलाइन है, ठीक है, महाराष्ट्र में मेजर पार्ट को कवर करती है गोदावरी। क्लियर? फिर अगली चीज क्या है, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अब देखो बुक में डेटा पुराना है, ठीक है, अब तेलंगाना एक नया स्टेट आ गया तो तेलंगाना भी कवर हो जाता है इसमें, ठीक, तेलंगाना के बाद में ओडिशा का भी कुछ एरिया है, मध्य प्रदेश का भी। तो इस तरह से आजू बाजू के काफी स्टेट्स के एरिया को क्या करती है, कवर कर लेती है। मतलब गोदावरी खुद कवर नहीं करती है, लेकिन गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो बेसिन तो ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है ना, मैंने आपको बताया था। व्हाट इज रिवर बेसिन? तो रिवर बेसिन इज द एरिया कवर्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये गोदावरी रिवर तो ये रही, ठीक है, ये गोदावरी रिवर रही। अब गोदावरी रिवर की जो ये ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना, ये मिलके बेसिन बनाती है, तो जो एक काफी बड़ा एरिया क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्णा, दी वर्धा, दी प्राणहिता, दी मंजरा, ठीक है, दी वैनगंगा एंड दी पैनगंगा। तो ये सब क्या है, ये नदियों के नाम है, डरना नहीं है इनको सुन के। जैसे ये वर्धा हो गई, ठीक है, वर्धा मिलती है इससे, वर्धा के बाद में पूर्णा है, वैनगंगा है, पैनगंगा है, ठीक है, मंजीरा है। तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सारीज है। आपसे ऐसा मतलब इतना इन डिटेल नहीं जाएंगे कि बताओ पेनगंगा कहां से ओरिजिनेट होती है क्या, बाकी आपको नाम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि अच्छा इसकी ट्रिब्यूटरीज ये हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाँ गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की, ये कुछ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर की। आया समझ में? गोदावरी रिवर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है कि गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, उसका बेसिन कहां कहां फैला हुआ है, कहां से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना, वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यहां पे वेस्टर्न घाट में क्या है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो स्ट्रीम्स निकल के आ जाती है, उन स्ट्रीम्स से ये नदी बहते हुए आती है, ये नदी बहते हुए आगे निकल जाती है और पानी सप्लाई करती है पूरे के पूरे एरिया को, पूरे के पूरे रिवर बेसिन को। क्लियर है? अब उसके बाद में क्या है, इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये चीज भी देखना जरूरी है कि ये बहते हुए आती है और आंध्र प्रदेश के पास से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने जो पहले पढ़ी थी तापी और नर्मदा, क्योंकि वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो वो कहां ड्रेन करेगी, अरेबियन सी में, क्योंकि अरेबियन सी हमारे वेस्ट में है। और ये कहां ड्रेन करेगी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। तो गोदावरी रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ये था गोदावरी रिवर का एक परिचय, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन हमने आपको बता दिया, सारी चीजें हमने कवर कर ली है गोदावरी रिवर की। क्लियर? अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर स्पेसिफिक 2 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने कंटेंट पूरा पढ़ लिया, सारा कंटेंट 5 मार्क्स में लिख दो तो आपका कंटेंट ही नहीं कोई छोड़ा है, तो नंबर पूरे पूरे पक्के हैं। 3 नंबर में पूछा जाएगा तो भी आपके पास काफी कंटेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हो। तो रिवर या तो ऐसा पूछ लिया कि व्हाट आर पेनिनसुलर रिवर्स, तो आप पेनिनसुलर रिवर्स को एक्सप्लेन कर दो और उसमें बता दो कि गोदावरी, नर्मदा, तापी, कावेरी ये सारी रिवर्स हैं। या फिर स्पेसिफिकली आपसे गोदावरी ही पूछ लिया तो गोदावरी के बारे में भी लिख सकते हो आप। आगे समझ में, रीजन समझ में आ गए। दक्षिण गंगा ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, तो गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा गोदावरी बेसिन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो अगली रिवर है, अगली पेनिनसुलर रिवर है, कौन सी, महानदी, तो महानदी के बारे में पढ़ेंगे जो वेस्टर्न घाट से थोड़ी दूर ओरिजिनेट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग महानदी रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी महानदी बेसिन। देखिए पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, काफी सारी है तो हर वीडियो में ये बोलना पड़ रहा है। पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, हम लोगों ने नर्मदा रिवर को समझा, दी तापी बेसिन को पढ़ा, फिर उसके बाद में गोदावरी बेसिन को भी समझ लिया है। अब जो नेक्स्ट रिवर है हमारे पास में वो है दी महानदी बेसिन। महानदी रिवर का जो बेसिन है उसे समझने वाले हैं। नाम सुन के ऐसा लगता है काफी बड़ी सी रिवर होगी महानदी, मतलब नदियों में महान है ये सबसे ज्यादा, ठीक है, तो वैसा ही कुछ है भी, ठीक है, समझते हैं, देखते हैं क्या है। उतनी महान भी नहीं है, उतनी महान इन द सेंस साइज में उतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरी रिवर्स है, ठीक। तो देखो, इट राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी रिवर जो है तो कहां पे राइज होती है, छत्तीसगढ़। अभी देखो ये मैप में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो पहले मैं आपको इसको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पे दिखा देता हूं, ठीक है। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पे एक बार देखो तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये है महानदी रिवर, ठीक है, ये है महानदी रिवर। ये महानदी रिवर का ओरिजिन पॉइंट जिससे देखोगे तो आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, फिजिकल मैप है तो इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो दिखेगी नहीं आपको। यहाँ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, बहते हुए जाती है कहां, ईस्ट में, ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती, लेकिन अधिकतर पार्ट इसका जो है तो पानी कहां बहेगा उसका, उड़ीसा में। उड़ीसा में बहते हुए जाती है, डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, और इसी के बाजू में एक लेक भी है, ठीक है। इसी चैप्टर में अभी हम रिवर्स पढ़ रहे हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स के बाद में लेक्स भी पढ़ेंगे, तब आपको और लेक्स के बारे में क्लियरिटी हो जाएगी। तो चिलिका लेक जो है, तो चिलिका लेक के पास में इसका डेल्टा बनता है। क्लियर है? ये महानदी रिवर है, ये आपको ध्यान रखना, ये महानदी रिवर है। इसकी पोजीशन यहां देख ली। अब इसको हम देखते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली महानदी रिवर को देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, तो आगे देखेंगे। क्लियर है? अब देखो तो क्या है महानदी रिवर। महानदी रिवर इस तरह से कहां पे ओरिजिनेट होती है। महानदी रिवर जो है तो ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ की हाईलैंड्स में। छत्तीसगढ़ प्लेट्यू जो है तो वहां पे हाईलैंड से ऊंची जमीन है, वहां से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करते हुए जाती है स्लोप में ईस्ट की तरफ। ठीक, फिर अगली चीज क्या है, दी टोटल लेंथ ऑफ महानदी 860 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गोदावरी रिवर को पढ़ा था। गोदावरी रिवर की टोटल लेंथ कितनी थी, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये जैसे हम 860 बोल रहे हैं तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं है कि एकदम इंच पे खत्म हो रही है कि हाँ 860 किलोमीटर है, ये एक एवरेज बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो 860 किलोमीटर, इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 860 किलोमीटर। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोदावरी रिवर की कितनी लेंथ है। पिछले वीडियो में बताया था। अब चीटिंग ऐसे मत करना है कि पिछला वीडियो देख लोगे और फिर बताओगे, ठीक है। तो 860 किलोमीटर लेंथ है। इट फ्लोज मेनली इन ओडिशा, वही जो मैंने आपको बताया, ओरिजिनेट छत्तीसगढ़ में हो रही है, लेकिन मेजर पार्ट इसका जो है वो कहां फ्लो होता है, मेजर पार्ट जो इसका है वो फ्लो होता है ओडिशा में, ठीक है। तो मेजर पार्ट इसका ओडिशा में फ्लो होता है। क्लियर है? मेजर पार्ट ओडिशा में फ्लो होता है। तो अधिकतर आपने सुना होगा ना, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स रहते हैं वाटर को लेकर, ठीक है। इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो ऐसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में भी चलता रहता है। छत्तीसगढ़ बोलता है भैया रिवर मेरे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उड़ीसा बोलता है भैया तो हमारे यहाँ से रही है। पानी को लेकर लड़ाई चलती रहती है। अभी कावेरी रिवर पढ़ेंगे तो उसका तो कितना बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये कहानी है। फिर उसके बाद में इट इज जॉइंट, अब ये ट्रिब्यूटरीज आपको नहीं दिए लेकिन समझ लो, ठीक है। जॉइंट बाय ट्रिब्यूटरीज सच एज शिवनाथ, जोंक, हसदो, ठीक है, हसदो, मांड, एल्ब। तो इसकी बहुत सारी अजीब अजीब से नाम वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो शिवनाथ है, फिर उसके बाद में तिल है, फिर इब है, मांड है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, तो इस तरह से जो ड्रेनेज बेसिन बनता है तो वो छत्तीसगढ़, झारखंड के अलावा दूसरे स्टेट्स को भी कवर करता है। तो इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं तो उनके द्वारा भी क्या किया जाता है, वहां से जो ट्रिब्यूटरीज ओरिजिनेट होती है तो ड्रेनेज बेसिन इन सारे स्टेट्स के द्वारा मिलकर शेयर किया जाता है। तो ये उसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। अभी जब ड्रेन करती है तो जो मैंने आपको बताया डेल्टा बनाती है, ठीक है। इस फ्लोइंग रिवर से डेल्टा तो बनाएंगे ही। अब ओडिशा में यहीं पे महेंद्रगिरी भी है, तो महेंद्रगिरी थोड़ा पीछे है, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे डेल्टा बनाती है। और इसी के बाजू में चिलिका लेक है। लेक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा बनाती है, ये हो गया महानदी रिवर। फिर उसके बाद में आगे क्या है कि ड्रेनेज बेसिन भी आपको बता दिया। अब एक सवाल जो अभी हमने नर्मदा के टाइम पे भी डिस्कस किया था, इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर पेनिरल रिवर्स इज रेनफॉल ओनली। तो देखो यहां पे आपको कोई ग्लेशियर नहीं दिख रहे हैं कि हिमालयस में जैसे हिमालयन रिवर्स को ग्लेशियर से पानी मिलता जाता है और वो फ्लो करते जाती है, पानी कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। यहां पे क्या है, यहां पे सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं होती है। रेनफॉल मेजर सोर्स होता है, सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, कि बारिश होगी तभी नदियों में पानी आएगा। अगर 2 साल 4 साल बारिश नहीं होती तो ये नदियां सूख सकती है। लेकिन बारिश का पानी तो एक बार गिरेगा और बह के निकल जाएगा पूरा, फिर साल भर पानी कहां से मिलता है नदियों को। तो अधिकतर रिवर्स तो क्या होती है, जो सीजनल रिवर्स होती है तो गर्मियों में तो सूख ही जाती है पूरी तरह से। लेकिन फिर भी और जो दूसरी रिवर्स होती है तो उनको पानी कहां से मिलता है, मैंने आपको स्पॉन्ज प्लेट्यू वाला कंसेप्ट बताया था। तो उस तरह से स्ट्रीम्स मिलती जाती है, कहीं कहीं प्लेट्यू से, कहीं कहीं स्ट्रीम्स के कारण क्या रहता है, उन स्ट्रीम्स से पानी निकलता रहता है, ठीक है। तो वो एक सोर्स होता है किसके लिए, सीजनल रिवर्स के लिए सोर्स ऑफ वाटर इस तरह से होता है। ग्लेशियर्स तो मिलेंगे नहीं यहाँ पे, तो रेनफॉल और उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रीम्स वगैरह होती है यहां से, ठीक है। ये महानदी बेसिन के बारे में हमने आपको सारी चीजें बताई है। इसी के साथ हमारी महानदी रिवर भी कंप्लीट होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते चल रहे हैं हम, मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, जितना आपको बुक में दिया है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। तो सारी रिवर आपको ध्यान के रखना, लेंथ, ड्रेनेज बेसिन कौन शेयर करता है, ट्रिब्यूटरीज वगैरह कहां से ओरिजिन होती है, कहां कहां फ्लो करती है, ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? महानदी रिवर भी हो जाती है। अब कौन कौन सी रिवर बची है पेनिनसुला रिवर्स, तो कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो ये जो कुछ रिवर्स बची है, जैसे हमने जो पिछली सारी पेनिनसुला रिवर्स को डिस्कस किया था, उसी तरह से यहां पे हम कावेरी बेसिन में कावेरी रिवर, जो हमारी लास्ट पेनिनसुला रिवर है, मेजर पेनिनसुला रिवर, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए इसे कंप्लीट करते हैं। तो कावेरी बेसिन में रिवर कावेरी राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
अब देखो क्या है यहां पे, ठीक है, ये रिवर कावेरी है, ठीक है, ये रिवर कावेरी है, क्लियर। अब कावेरी रिवर जो है तो कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट हमने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट ये माउंटेन से कंटिन्यूस रेंज, यहां पे कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के एकदम साउथ में कह सकते हो, साउथ वेस्टर्न साइड में, कर्नाटक के साउथ वेस्टर्न साइड में ब्रह्मगिरी रेंजेस हैं। अब ये ब्रह्मगिरी रेंजेस से कौन सी रिवर, रिवर कावेरी ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने के साथ में बहते चले जाती है आगे, ठीक है, बह चली। अब ये बहते बहते आगे जाती है और ये केरला के पार्ट को भी कवर करता है इसका ड्रेनेज बेसिन, केरला के पार्ट के साथ साथ को तमिलनाडु वाले पार्ट को भी कवर करता है, ठीक है। तो केरला और तमिलनाडु ये पूरे पार्ट्स को कवर करते हुए आगे बहते हुए जाता है, ठीक है, ये पूरे पार्ट को कवर करते हुए आगे बहते हुए जाती है कावेरी रिवर, और इस तरह से वो अपना रूट, अपना रास्ता तय करती है, क्लियर है। राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट कर्नाटका, फ्लोज वेस्ट एंड ड्रेन, हाँ वेस्ट नहीं है यहाँ पे, ईस्ट आएगा, ठीक है, फ्लोज ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है ना, तो फ्लोज ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु। अब देखो कभी कभी ईस्ट वेस्ट में आगे पीछे हो जाता है तो आप एडजस्ट कर लो, आपको पढ़ाया है सही तरीके से तो आप थोड़ा सा रिलेट कर लेना उस चीज को, ठीक है। तो फ्लोज ईस्ट एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल, तो वो आगे बहते जाएगी इस तरह से ईस्ट की तरफ, ये देखो ओरिजिनेट होती है यहां से बहते हुए जा रही है ये, ठीक, ये बहते हुए जा रही है ईस्ट की तरफ, और कहां ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये एरिया जो है बे ऑफ बंगाल का है, तो बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ड्रेन करती है, डेल्टा बनाती है और ड्रेन कर जाती है। अब इसी कारण से तमिलनाडु के वाले एरिया में खेती होती है बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि डेल्टा बनाया है, डेल्टा क्या होगा, फर्टाइल होगा, फर्टाइल डेल्टा है तो वहां पे खेती होगी ज्यादा, ठीक है। तो साउथ ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु वहां से ड्रेन कर जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर, तो टोटल लेंथ की अगर बात करें तो नदी हमारी 760 किलोमीटर लंबी है, 760 किलोमीटर की लेंथ है टोटल रिवर की, 760 किलोमीटर की लेंथ है। उसी के साथ साथ में क्या है कि अपने रास्ते में आते हुए बहुत सारी क्या बनाती है, अपने रास्ते में आते हुए बहुत सारी वाटरफॉल्स बनाते हुए आती है, तो तरह तरह के वाटरफॉल्स, बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं कावेरी रिवर पे, ठीक है। तो ऐसे सुंदर सा वाटरफॉल जैसे जो आपको देखने को मिल रहा है। फिर क्या होता है, इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती, किबनी, ठीक है, काबिनी, सॉरी, और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, तो कवरिंग पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो मैंने आपको भी बताया कि ये जैसे अगर आप देखोगे इसको तो ये केरला का कुछ पार्ट कवर करती है, यहाँ पे कर्नाटक का कुछ एक मेजर पार्ट कवर करती है, और ये तमिलनाडु का पार्ट कवर करती है, ठीक। और इस तरह से क्या करती है, 3 स्टेट्स, एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट, इन 3 स्टेट्स को कवर करते हुए अपनी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ में पूरा एक बेसिन बनाते हुए, एक बड़ा सा बेसिन बनाते हुए ड्रेन कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, क्लियर है। ये सारा सब कुछ हो गया किसके बारे में, कावेरी के बारे में। तो रिवर कावेरी का बेसिन हमने समझ लिया। अब आगे अगर देखते हैं और कुछ तो जो फैक्ट्स हैं आपके सामने, ये फैक्ट्स क्या बोलते हैं, देखो सारी रिवर्स पढ़ ली हमने, सारी रिवर्स पढ़ ली और हमने क्या समझ में आया कि यार इतनी सारी रिवर्स हैं, ये तो मेजर रिवर पड़ी है और छोटी छोटी माइनर रिवर भी है जिसमें पानी तो बहुत सारा होता है। तो इतनी सारी रिवर है, मतलब पानी की कमी कहाँ है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जरूर कहते हैं कि 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। देखते हैं कि पूरा 71% जो पूरा अर्थ है, तो अर्थ का 71% क्या है, पानी ही पानी है, लेकिन बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो आप जितना पानी देखते हो ना, बोलते हो कि पूरे अर्थ में 70%, 71% पानी ही पानी है, तो उस पानी में से 97% जो पानी है, ठीक है, मतलब एक मेजर पार्ट कह लो या फिर पूरा ही कह लो, सिर्फ 3% ही तो बचे हैं, तो एक मेजर पार्ट क्या है, उस पूरे पानी का एक मेजर पार्ट सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर है मतलब क्या है, वो नमकीन है, मतलब नमक मिला हुआ है उसमें, और उसमें नमक मिला हुआ तो नींबू निचोड़ के नींबू पानी ही बना सकते हो आप, बस आपके बाकी किसी और काम का नहीं है वो। तो उस सेंस में क्या है कि इतना जो पानी दिख रहा है तो उसका 97 पानी तो हमारे काम का नहीं है, बचा 3%, मतलब जो 3% वाटर है, तो आप खुश मत होना क्योंकि 3% वाटर जो है तो वर्ल्ड की सारा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में बात नहीं कर रहे हैं, वो 3% वाटर पूरे वर्ल्ड में बटा है। एक और मतलब कह सकता हूं कि एक और बात कहूं मैं आपको जिससे आपको ऐसा लगेगा कि यार और हमारे साथ तो हादसा हो गया क्या, कि जो 3% पानी बचा है, ऑफ द 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स इज ट्रैप्ड एज आइस, ठीक है। तो इस 3% में भी अगर 3/4 मतलब इसका भी 33% वगैरह जो है तो वो किस में है, ठीक है। ये जो 3% है, 3% का 3/4 मतलब क्या है कि अगर 3% को आप 4 हिस्से में बांट देते हो, 4 हिस्से में बांटते हो तो उसका जो 3 गुना हिस्सा है, वो 3 गुना हिस्सा किस में चले जाता है, इट इज
ट्रैप्ड अंडर आइस, ठीक है, तो वो भी आइस में है, बहुत सारा पानी ग्लेशियर में जमा है। आपके पास सिर्फ कितना बचा है, ये 3% का भी 1/4 बचा है बस, ठीक है, 3% का भी 1/4 पानी जो है आपके पास बचा है। इतना ही पानी आपको नदियों में देखने को मिलेगा, तालाबों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे देखते हो तो इतना सारा पानी है, लेकिन अगर उसको आप कैलकुलेट करोगे कि वर्ल्ड के हिसाब से उसका शेयर कितना है, तो मात्र मतलब 100% में से आप कहोगे तो 1% भी नहीं है वो पूरा ढंग से। तो इतना कम पानी है हमारे पास में, और इसीलिए हम कहते हैं कि वी शुड कंजर्व वाटर, ठीक है, तो पानी को बचाया जाना चाहिए। क्लियर। फिर डू यू नो द रिवर कावेरी मेक्स द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। रिवर कावेरी जो है तो वो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल बनाती है, कहां पे, इंडिया में। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो रिवर कावेरी पे है, नोन एज शिव समुद्रम फॉल्स। देखो अभी क्या होता है कि डेटा जो है तो वेरी करता है बहुत जगह। आपकी एनसीईआरटी में शिव समुद्रम दिया है तो इसलिए हम शिव समुद्रम पढ़ा रहे हैं आपको, बाकी आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको अलग चीजें भी देखने को मिल जाएगी। और यही मैं आपको होमवर्क देता हूं कि सेकंड बिगेस्ट अगर शिव समुद्रम को बता रहे तो फर्स्ट कौन सा है ये आपको पता करना है, ठीक। The hydroelectric power generated from the falls is supplied to मैसूर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये रिवर पे मैंने आपको बताया कि वाटरफॉल्स है, और यहाँ पे वाटरफॉल्स रिवर जो होते हैं तो उस पे डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो द हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूर। मैसूर को ये पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस पानी से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैसूर को पहुंचाई जाती है, सिटी में पहुंचाई जाती है, बेंगलोर। एंड दी कोलार गोल्डफील्ड। कोलार गोल्डफील्ड जो है केजीएफ मूवी देखी आप लोगों ने, तो ये उसी चीज पे मतलब वहीं पे बनी है, कोलार गोल्डफील्ड पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है तो इस इलेक्ट्रिसिटी को सिटी में और गोल्ड माइंस वगैरह में वहां तक सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा। पेनिनसुलर रिवर्स कंप्लीट हो जाती है, कावेरी बेसिन भी कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे हमने देखा था कि क्या है, ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर सिर्फ नर्मदा और तापी है, तो नहीं, उसके अलावा भी दूसरी रिवर्स है। तो वैसे ही क्या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी सिर्फ इतनी ही है, नहीं, तो इसके अलावा कुछ छोटी रिवर्स भी हैं, जैसे देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स व्हिच फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट सच एज द दामोदर, ठीक है, द ब्राह्मणी, द बैतरनी, दी सुवर्ण रेखा। तो ये कुछ और रिवर्स हैं जो ईस्ट में फ्लो करती है, लेकिन इनका कोर्स जो है छोटा है, इस कारण से हमने उन्हें डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, एक चीज आउट ऑफ सिलेबस में आपसे पूछता हूं, क्या आप लोगों ने कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट क्या है? मैंने आपको बताया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु 3 स्टेट्स में होती हुई गुजरती है। अब हमेशा वही वाली बात रहती है कि मेरे यहां से ओरिजिनेट हो रही है, जैसे मैं कर्नाटक में रह रहा हूं एग्जांपल, ठीक है, तो कर्नाटक से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन रिवर को आप रोक के थोड़ी ना रख सकते हो कि कॉलर पकड़ लोगे रिवर की, बस तुम्हें यही रहना है। रिवर तो बह के चले जाएगी आगे, तो वो कर्नाटक में ओरिजिनेट होती, लेकिन पानी कहां ले जा रही है? तमिलनाडु में। तो अब क्या है, दोनों स्टेट्स लड़ते हैं उसके पानी के लिए। क्यों? मैंने अभी बताया पानी की कितनी कमी है। तो अधिकतर क्या होता है, ये तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट तो बहुत फेमस है, आए दिन आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हो, सुनते हो, इस कारण से बोल रहा हूं। इसी तरह से रिवर डिस्प्यूट जो एक मेजर प्रॉब्लम है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे अब मान लो नर्मदा है तो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाएगी, तो गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में नो डाउट क्या रहेंगे, मतलब कंट्रोवर्सीज रहेगी रिवर नर्मदा के पानी के ऊपर। तो वैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी जो है तो कर्नाटक और तमिलनाडु मेनली इन 2 स्टेट्स के बीच में है, जो एक मेजर इशू बन जाता है। कब? जब वाटर शेयरिंग की बात आती है तो बहुत रॉयट्स वगैरह, दंगे वगैरह, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। चलो, तो ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स सारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो गई है, पेनिनसुलर रिवर्स कंप्लीट हो गई है, ड्रेनेज का एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा सेक्शन है चैप्टर का लेक्स वाला, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। हिमालयन रिवर्स कौन सी थी उन्हें डिस्कस कर लिया है। तो ड्रेनेज चैप्टर का एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया है। दूसरा सेगमेंट कौन सा है? लेक्स वाला। तो लेक्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेक्स का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, आप कहोगे तालाब। तो लेकिन इस टॉपिक को हम सिर्फ तालाब कहकर छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में कुछ समझने वाली चीजें हैं। लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज को हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, और फिर किस तरह के लेक्स होते हैं उन्हें भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको लेक्स के बारे में एक बेसिक आउटलाइन और क्या इंपॉर्टेंट रोल वो हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए, अगर हम ऐसे स्टार्ट करें, लेक्स एंड वी, मतलब हमारा रिश्ता तालाबों के साथ में कैसा है, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि सिटी ऑफ लेक्स होने के साथ साथ में अधिकतर हमने देखा है कि तालाब और इंसान, इन लोगों का आपस में एक ऐसा जुड़ाव है जो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सीनिक ब्यूटी है या फिर वहां पे क्या होती है, बोटिंग होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो लेक्स जो होते हैं, तो लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आप इमेजिन कीजिए, जैसे मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन बताता हूं। इमेजिन ए सिचुएशन ऑफ वेरियस टूरिस्ट प्लेस सच एज नैनीताल एंड श्रीनगर विदाउट लेक्स। जैसे अब श्रीनगर में लेक्स हैं,
ठीक है, नैनीताल या फिर जितने भी हिल स्टेशन वगैरह पे आप जाते हो, कहीं ना कहीं आपको बाजू में लेक्स मिलते हैं। तो अगर आप उन हिल स्टेशन पे जाते हो और वहां लेक्स ना हो तो आपको कैसा लगेगा? मतलब एक तरह से उन जगह की सिग्निफिकेंस ही किस कारण से, क्योंकि वहां पर लेक्स हैं, ठीक है। तो इस सेंस में लेक्स क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। लेकिन सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक ही सीमित नहीं है लेक्स, लेक्स के और भी इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हो लेक्स क्या है, और भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस टॉपिक पे पता है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो देने वाला हूं। कौन सा? एक केस स्टडी हम बताएंगे, ठीक है। सो वी आर हैविंग एन एडवांटेज कि हम भोपाल में हैं, तो हम आपको ये सारे पॉइंट्स को रिलेट करवाएंगे कि कैसे लेक जो है इन सारे पॉइंट्स पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक केस स्टडी होगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इन जनरल हम अगर समझते हैं कि लेक्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो देखिए, सबसे पहले टूरिस्ट सेंटर्स एंड एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो लेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स, ठीक है। तो उसमें पहले लेक्स एक्ट एज ए टूरिस्ट सेंटर्स एंड एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी। तो टूरिस्ट सेंटर समझते हैं आप कि लोग वहां घूमने जाते हैं, लोग घूमने जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वो खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होने लगेगी, चलने लगेगी। तो उस सेंस में लेक जो होते हैं तो टूरिस्ट सेंटर की तरह काम करते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग घूमने के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। टूरिस्ट सेंटर्स हो गया। एंड एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी, और उस जगह की नेचुरल ब्यूटी को भी वो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक सुंदर मनोरम दृश्य अगर आप देख लेते हो, ठीक है, एक हार्ट वार्मिंग सीन अगर आप देख लेते हो कि हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप खुश हो जाते हो। तो वैसे ही वहां की वो नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करते हैं लेक्स, किसी भी जगह की। अगली चीज, हैबिटाट फॉर एक्वेटिक लाइफ। नो डाउट लेक्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए एक हैबिटाट बन जाता है, जहां पे एक्वेटिक लाइफ मछलियां हैं, ठीक है, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं। तो हैबिटाट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अगली चीज क्या है, हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर, ठीक है। जो रिवर होती है ना, रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेक्स। ये कैसे होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। तो अधिकतर क्या होता है, कुछ रिवर्स जो होती है, तो कुछ रिवर्स में पानी कहां से आता है, लेक्स से आता है। कुछ रिवर्स जो है तो अपने पानी को कहां ले जाके ड्रेन करती है, लेक्स में ड्रेन करती है। तो इस सेंस में कि रिवर का जो फ्लो है उसे रेगुलेट करता है। इसी पॉइंट के साथ में नीचे वाला पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, लेक्स प्रिवेंट फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। देखो क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय नदियों में बहुत ज्यादा पानी होता है। नदी इतना वो पानी जब एक साथ लेके निकलेगी तो वो तो आजू बाजू के बैंक्स को तोड़ते हुए जाएगी। लेकिन जब वही नदी क्या करती है, तालाब के पास पहुंचती है, ठीक है, तो पूरा पानी तालाब के अंदर उलट देती है, ठीक है, इट ड्रेन्स इनटू द लेक। तो उसके चलते क्या होता है कि वो रिवर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं लेक्स, उसी के साथ साथ में फ्लडिंग को कंट्रोल करते हैं कि जो बाढ़ अगर हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये नदी है, ठीक है, बहुत गुस्से में नदी की बाढ़ आ गई है तो बहुत सारा पानी अपने अंदर लेके चल रही है। अब ये नदी आगे जाती तो दिखती बात है कि आगे भी डिस्ट्रक्शन करती, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है और तालाब के हाथ में एक छोटी सी स्ट्रीम निकली है यहाँ पे, तो हो सकता है कि पूरा पानी यहाँ डाल दे और ये स्ट्रीम में नॉर्मल हो जाए चीजें। तो इस तरह से लेक्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अब मान लो क्या हो जाता है कि बारिश में तो उन्होंने बहुत सारा पानी डाल दिया, तो ऐसा सोच रहे हैं कि लेक भी पानी लेके कहीं भाग जाएगा, लेक तो वहीं पे रहेगा। अब क्या होता है, जब ड्राई सीजन होगा, जब समर्स होगा, जब बारिश नहीं होगी, तो उस समय में जो पानी स्टोर किया गया था, इस पानी को आप क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो। तो ड्राई सीजन के टाइम पे वाटर सप्लाई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं लेक्स। एक इंपॉर्टेंस ये होगी लेक की, ठीक है। अगली चीज, यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। अब जैसे हमने देखा कि रिवर्स के ऊपर डैम बनाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ डैम रिवर्स पे ही बनाए जाएं, लेक्स के पास भी हाइडल पावर स्टेशंस बनाए जा सकते हैं, जहां से उसके पानी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप मतलब जनरेट कर सकते हो आप। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग का मतलब क्या है कि जैसे गर्मियां हैं, मैं अब एग्जांपल देता हूं आपको। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में आप देखते हो कि पूरी जगह क्या होता है, सारी जगह गर्मियों में बहुत ज्यादा धूप लग रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, अगर जैसे हम बताते हैं आपको, तो लोग क्या करते हैं कि कहीं वाटर बॉडी है, अगर मान लो कहीं पाउंड है, कहीं लेक्स हैं, तो वो वहां जाकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा थोड़ा सा, मतलब उतनी ज्यादा गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि ठंडी हवाएं चलती रहेगी, लैंड ब्रीज सी ब्रीज वाला फिनोमेना। तो इस तरह से क्या करते हैं लेक्स, दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, उस एरिया का, उस पूरे सराउंडिंग के जो क्लाइमेट होता है उसे मॉडरेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेक्स। ये सारी चीजें हमने आपको बताई। देखो ये सुंदर सा लेक है एक, ठीक है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो व्हाई डू
लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या बॉक्स में दिया आपकी बुक में कि हम देखते हैं कि कुछ कुछ लेक होते हैं। लेक क्या होता है? इनलैंड सी होता है एक तरह से। इनलैंड सी अगर देखा जाए तो जैसे चारों तरफ जमीन रहती है और बीच में एक पानी का इंपाउंडमेंट रहता है, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो कभी कभी हम क्या बोलते हैं कि जो कुछ बड़े लेक्स होते हैं, जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, ये मैप पे देखिएगा, वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, वर्ल्ड मैप पे जब आप देखोगे तो कैस्पियन सी, डेड सी, तो ये है तो लेक ही है ना एक तरह से बस, लेकिन बड़े लेवल पे बहुत बड़ा लेक है, पानी का भरा हुआ समुद्र है। तो उन्हें लेक्स की जगह सी क्यों कहा जाता है तो वो भी लेक, एक छोटा लेक होता है, एक बड़ा लेक होता है। तो क्या वो साइज में बड़े इस कारण से उसे सी कहने लगते हैं? तो नहीं, इसके पीछे एक और कारण है। कारण क्या है? देखो, जो लेक्स होते हैं ना अधिकतर, तो लेक्स एक पॉइंट तो ये रहेगा आपका नो डाउट कि साइज लेक्स का जो रहता है छोटा रहता है, सी का बड़ा रहता है। उसी के साथ साथ में जो सी रहते हैं, तो सी वो वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लगता है। सॉल्ट कंटेंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां जो आजू बाजू की रिवर्स है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये डेड सी है, ठीक है, तो डेड सी को लेक की जगह सी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो आजू बाजू की रिवर्स है, तो आजू बाजू की रिवर्स क्या करती है, इसमें सॉल्ट लाके डंप करती है। सॉल्ट अब ऐसा नहीं कि 1 किलो नमक का पैकेट लेके छोड़ देती है नदी, उसमें सॉल्ट लाके डंप करती, मतलब कि ये हम तो आ जाए, हमारी उम्र 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल होगी, ठीक है, लेकिन अर्थ की, इस लेक की, इन रिवर्स की उम्र तो हजारों लाखों साल पुरानी है। अब जब हजारों लाखों साल से यही प्रक्रिया चल रही है कि वो पानी लाती है, पानी डंप करती है और हर साल इवोपरेशन हो जाता है, तो वो पानी के साथ में क्या करती है, अलग अलग जगह से सॉल्ट भी लेके आती है। सॉल्ट इन द सेंस मिनरल्स के फॉर्म में, ये सारी चीजें, तो वो मिनरल्स भी इसमें डंप कर देती है रिवर्स। तो अब रिवर्स मिनरल्स भी डंप कर देती है, लेकिन जब इवोपरेशन होता है तो पानी उड़ जाता है, वो मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। और आपने कभी सोचा है कि सी वाटर क्यों सॉल्टी होता है? तो यही कारण है कि रिवर्स पानी डंप करती है, लेकिन वो पानी इवापोरेट हो जाता है, सॉल्ट वहीं रह जाता है, और ये 1 साल, 2 साल, 1000 साल तक चलता है। तो उसी कारण से ये जो पानी है, ये पानी कैसा हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। तो सी जो रहेंगे, सी क्या रहेंगे, सी वो वाटर बॉडी हो जाती है जिसका एरिया जो है, एरिया रिलेटिवली बड़ा होता है, उसके बाद में उसमें क्या रहता है, सॉल्ट कंटेंट रहता है, विच इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू दैट एरिया। उस सी के अंदर, उस एम्पाउंडमेंट के अंदर जो रिवर्स ड्रेन कर रही है, तो वो वहां के एरिया को क्या कर देती है, वो वहां के एरिया, उस एरिया के वाटर को इन्फ्लुएंस करती है, सॉल्टी बना देती है। तो इस कारण से उसे सी कहा जाने लगता है, ठीक है। और जो छोटे लेवल पे होते हैं, जिनका पानी क्या रहता है, मीठा रह सकता है, तो उन्हें लेक कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। व्हाट आर द वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस व्हिच वी आर गेटिंग फ्रॉम लेक्स? वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के लेक्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स। ठीक है। तो इंडिया हैज मेनी लेक्स, तो हमारे पास में बहुत सारे लेक्स हैं, एक नहीं 4-5 प्रकार के लेक्स हैं। ठीक है। जितने भी प्रकार के लेक्स होते हैं, सभी प्रकार के लेक्स मिल जाएंगे। तो दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वेराइटी ऑफ वेज, और एक लेक दूसरे लेक से, मतलब जो टाइप्स ऑफ लेक्स हम पढ़ेंगे, तो वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अब एक दूसरे से काफी अलग कैसे होते हैं? ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्रॉड डिवीजन पे, तो कुछ लेक्स तो परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं मतलब साल भर जिन लेक्स में पानी भरा रहता है। ठीक है। कुछ लेक्स ऐसे होते हैं। कुछ लेक्स कैसे होते हैं? सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। कुछ लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी कब होता है? सिर्फ बारिश के समय होता है। बाकी समय क्या होता है? तो बाकी समय उनका पानी सूख जाता है ना। तो कुछ तालाब ऐसे होते हैं। ठीक है। तो कुछ परमानेंट हो गए और कुछ कह सकते हैं नॉन परमानेंट हैं। फिर उसके बाद में क्या होते हैं? कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं। सॉल्ट वाटर लेक्स मतलब क्या है? जिनका पानी नमकीन होता है, जिनके पानी में नमक होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? उसकी तरह से। तो कुछ लेक्स के पानी में क्या होता है? नमक होता है। और वहीं पे कुछ लेक्स जो होते हैं तो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं कुछ लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स का क्या काम रहता है? तो यहां पे पानी जो मिलता है वो पीने योग्य रहता है, जिसे आप यूज कर सकते हो, पी सकते हो। फ्रेश वाटर लेक्स रहते हैं। ठीक है। अब उसी तरह से देखें हम, तो डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्मेशन लेक्स आर, ये तो मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरी बता दी कि हाँ इस तरह के कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ परमानेंट नहीं होते जो सूख जाते हैं। कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि जो बनावट रहती है तालाबों की, कि कौन सा तालाब कैसे बन रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्मेशन लेक्स आर क्लासिफाई अगर करें तो ग्लेशियर लेक्स होते हैं। ठीक है। या फिर ग्लेशियर लेक्स होते हैं। ये जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये ग्लेशियर से बनते हैं। ठीक है। आगे देखोगे तो ऑक्सबो लेक्स होते हैं। ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर लगून्स होते हैं। ठीक है। तो लगून लेक्स इस तरह से। अगली चीज इनलैंड ड्रेनेज लेक्स होते हैं।
इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो जो मगर देखें फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कौन कौन से लेक्स होते हैं हम इन्हें डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। तो ग्लेशियर लेक्स कौन से होते हैं? तो दीज लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। देखो अब क्या होता है, यहां पे देखो ये फोटोग्राफ देखोगे, फोटोग्राफ में पीछे की तरफ देखो, दूर कहीं आपको क्या दिख रहे हैं? ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में ये ग्लेशियर्स हैं। अब ये ग्लेशियर्स क्या है, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये मूव करते हैं ना। मूव कैसे करेंगे? उनके पैर निकल आते हैं क्या? नहीं, ग्लेशियर्स जैसे जैसे मेल्ट होते जाते हैं तो वो आगे बहते हुए चले जाते हैं। अब जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो दीज लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे क्या ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये वाला ग्लेशियर है, ग्लेशियर जब मूव करेगा तो ग्लेशियर क्या करेगा, जो सरफेस है तो सरफेस के ऊपर इरोजन परफॉर्म करते जाएगा। वो ग्लेशियर क्या करेगा, यहाँ की मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा। हो सकता है कि वो जब मिट्टी ले जाए तो इस तरह से एक इंपॉन्डमेंट बन जाए। अब गड्ढा तो बन गया और ग्लेशियर तो मेल्ट होकर आगे निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है, बारिश हो गई तो ये इस इंपॉन्डमेंट में पानी भर जाएगा। अब ये पानी क्या होगा, एक समय तक बर्फ बन के रहेगा, फिर एक समय पिघल जाएगा। तो ग्लेशियर लेक्स यही होते हैं जो क्या होते हैं, ग्लेशियर की एक्टिविटीज या फिर आइस शीट्स जो होती है उनकी एक्टिविटीज उनके मूवमेंट के कारण बनते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है, ये ग्लेशियर लेक्स जितने भी होते हैं तो ये फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। अब सवाल कि ये फ्रेश वाटर लेक्स क्यों होंगे? दिखती बात है कि वहां पे समुद्र का पानी नहीं मिल रहा है आपको, पहली बात तो पहाड़ों पे, और दूसरी चीज क्या है कि हर साल रिन्यू होते जाता है ना ये पानी। हर साल जब रिन्यू होते जाता है ये पानी तो ये फ्रेश वाटर लेक्स रहते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे किसी भी जगह का पानी नमकीन हो जाता है या फिर किसी भी जगह के पानी में नमक कहां से आ जाता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक्स जो होते हैं वो रिन्यू हो रहा है पानी, ठीक है। यहाँ पे कोई रिवर डंप नहीं कर रही है, ड्रेन नहीं कर रही है अपने पानी को, तो उसके चलते यहाँ का पानी रिन्यू होता रहता है। तो अधिकतर जो ग्लेशियर लेक्स रहते हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स रहते हैं। द बेसिन इज डग आउट बाय ग्लेशियर्स एंड द इंपॉन्डमेंट इज फिल्ड विद स्नो मेल्ट, ठीक है। तो स्नो मेल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्नो मेल्ट जो रहता है तो पानी पिघलने के बाद में क्या करता है, पानी पिघलने के बाद में भर जाता है उसमें। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से अगर हम देखें तो ग्लेशियर लेक्स बनते हैं। आगे अगर देखोगे आप तो आगे क्या है, आगे एग्जाम्पल दी दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ठीक है। तो अभी हम इन्हें मैप पर भी प्लॉट करेंगे आगे, ठीक है। जब मैप एक्टिविटीज, मैप स्किल्स को डिस्कस करेंगे तो मैप पर प्लॉट करते चलेंगे। तो जैसे वुलर लेक है, वुलर लेक के बारे में भी बताएंगे हम आपको, डाल लेक है, तो ये सारे लेक्स जो हैं तो ये क्या है, ये ग्लेशियर लेक का एग्जाम्पल है। आई रिपीट, वुलर लेक नहीं है लेकिन, ठीक है। वुलर लेक कहां से बनता है तो वो बताता हूं मैं आपको। वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज अ टेक्टोनिक लेक। देखो अब क्या होता है, हमने डिवीजन में तो 4 ही प्रकार के पढ़े थे, टेक्टोनिक कहां से आ गया बीच में, टेक्टोनिक लेक भी समझाता हूं। हमने जब चैप्टर 2 में टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो उस मूवमेंट के टाइम पीरियड में क्या होता है, उस मूवमेंट के टाइम पीरियड में अगर मान लो 2 प्लेट्स हैं, ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, बीच में एक इंपॉन्डमेंट बन गया है। अब जो इंपॉन्डमेंट बना है तो वो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट के कारण बना है, जो गड्ढा बना है, अब उसमें पानी आ जाएगा। तो इस तरह से टेक्टोनिक लेक्स भी बनते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो वुलर लेक है, ठीक है, तो वो वुलर लेक क्या है, इज दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड इट इज अ टेक्टोनिक लेक है। तो आगे समझ में, ये वुलर लेक, टेक्टोनिक लेक भी एक तरह के लेक हो गए। तो अब जैसे टेक्टोनिक लेक है तो उसी तरह से सिमिलरली देयर आर मीटियोइड लेक्स आल्सो। अब मीटियोइड लेक्स क्या होते हैं, तो जी हाँ, मीटियोइड्स वही वाले जो स्पेस में घूमते हैं। वो जब मीटियोइड्स क्या होते हैं, अगर वो अर्थ सरफेस पे आते हैं, अर्थ सरफेस पे आए और टक्कर हो जाती है बहुत जोर से, तो अर्थ सरफेस पे गिरने के बाद में वो क्या करते हैं, अर्थ सरफेस पे गिरने के बाद में जब कोलिजन होगा तो वो कोलिजन से फिर इंपॉन्डमेंट बनेगा। अब वो इंपॉन्डमेंट गड्ढा जो बन गया तो उसमें पानी भी आ जाएगा। आया ना समझ में। तो जैसे जो लोनार लेक है महाराष्ट्र में, तो लोनार लेक क्या है, लोनार लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीटियोइड लेक। आगे समझ में, वो बहुत समय पहले, ऐसा नहीं कि आज से 100, 20, 25, 50, 100 साल पहले, लाखों साल पहले जब मीटियोइड्स टकराए थे अर्थ पे, तो उस समय पे इंपॉन्डमेंट बन गया, उसमें पानी जैसे देखा जाए तो उसमें पूरा पानी समा गया और वो एक मीटियोइड लेक बन गया, लोनार लेक बन गया, ठीक है। तो ये ग्लेशियर लेक्स हो गए। आगे अगर देखते हैं हम तो आगे क्या है, ऑक्सबो लेक्स, ये भी एक तरह का डिवीजन हो गया। ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, सिंपल सा है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ड्यू टू दी टर्न्स एंड ट्विस्ट, अब जैसे नदी रहती है, चैप्टर ड्रेनेज वाले चैप्टर में तो पढ़ा था हमने ये चीज, क्या कि जब रिवर मियांडर्स बनाती है, ट्विस्ट एंड टर्न मतलब मियांडर्स, तो मियांडर्स बनाती है तो उसके चलते क्या होता है, इरोजन करते जाती, कहीं सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कभी फ्लो तेज हो जाता है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मियांडर्स। तो ये जो मियांडर्स है, मियांडर्स के साइड्स पे क्या होता चले जाता है,
इरोजन होते चले जाता है, डिपोजिशन होते चले जाता है। तो वो इरोजन डिपोजिशन के कारण क्या होता है, कभी कभी अपने रास्ते बदल लेती है। मान लो मैं ऐसा चल रहा हूं, सामने हडल आ जाएंगे तो मैं रास्ता बदल लूंगा, इधर चलने लगूंगा। वही चीज यहां पे भी होती है। क्या होता है यहां पे कि रिवर भी अपने रास्ते बदल लेती है, ठीक है। तो ये रिवर जो नॉर्मल कोर्स ये था, तो अब क्या हो जाता है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, रिवर ऐसे बहने लगेगी अभी, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो होने लगी। तो ये जो एक लूप कट ऑफ हो जाता है, जीआईएफ देख लेना, ठीक है, वो वापस फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये लूप कट ऑफ हो जाएगा तो अब क्या है, अब ये सोर्स ऑफ वाटर से तो दूर हो गया, आया समझे, पानी से दूर हो गया, और एक ऐसा लेक बन जाएगा, तो वो ऑक्सबो लेक कहलाएगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, और ये जो कट ऑफ लेक होता है इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लगून्स। तो लगून्स भी क्या है, टाइप्स ऑफ लेक्स हैं, ठीक है। तो हम 4 लेक्स पढ़ने वाले हैं, ये तीसरा हमारा है। मैंने आपको बीच में मेटेरॉइड और टेक्टोनिक लेक्स के बारे में भी बताया है। लगून्स भी एक इंपॉर्टेंट लेक है। तो अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक्स, ठीक है, लगून्स। लगून्स क्या होते हैं, तो मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स कनेक्टेड विद सी, ये समझना इस चीज को। तो अधिकतर जो लगून्स होते हैं ना, तो लगून्स सॉल्ट वाटर लेक होते हैं, या फिर ऐसे लेक्स होते हैं जिनका पानी क्या होता है, नमकीन होता है। अब पानी नमकीन यहां पे कैसे हो गया, तो लगून्स कोस्टल एरिया पे ही बनते हैं। कोस्टल एरिया पे कैसे बनते हैं लगून्स, इसे समझिएगा। क्या होता है कि सेडिमेंट्स देखो, जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है, ये लाइट कलर में सेडिमेंट्स हैं। तो सी वेव्स क्या करती है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है। ये सी वेव्स ने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए। सी वेव्स जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो अब मान लो क्या है कि जो मेनलैंड है, जमीन है, तो जमीन ये यहां पर रह गई, और जमीन से थोड़ा दूर पे समुद्र में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया, तो एक आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रिप बन गई है। अब वो स्ट्रिप तो बन गई, लेकिन बीच में तो पानी है। तो ये जो पानी है, अब ये ना तो समुद्र से जुड़ा है पूरी तरह से, और ना समुद्र से पूरी तरह से अलग है। समुद्र का ही पानी है, अब उसको क्या कर दिया है आपने, रोक लिया या फिर पार्टीशन कर दिया है। तो ये जो एरिया बनता है, तो ये लगून बनते हैं, ठीक है, इन्हें लगून कहा जाता है, लगून लेक्स कहा जाता है। क्लियर है। तो अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लेक्स, तो मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स कनेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी बुक में लेक्स में तो इतना ही नहीं है, तो आपकी बुक में सिर्फ नाम दिए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूं, ठीक है। तो मोस्टली लगून्स आर सॉल्ट वाटर लेक्स कनेक्टेड विद सी, समुद्र से जुड़े हुए होते हैं, इस कारण से उसमें सॉल्ट पाया जाता है। लगून्स आर अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड और रीफ्स। कोरल रीफ्स पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में। तो अब क्या होता है, ये अलग कैसे होते हैं लगून, ये बन कैसे जाते हैं, तो ये सेडिमेंट्स आ जाता है या फिर रीफ्स वगैरह कुछ होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जो लार्जर वाटर बॉडी होती है उससे डिस्कनेक्ट करके जो छोटा सा एक एम्पाउंडमेंट बनता है, वो लगून कहलाता है। अब हो सकता है जैसे इसमें पासेज हो, जैसे आप यहाँ पे देखो ये पासेज हैं, ठीक है। तो ये जो पासेज हैं, ये पासेज में से क्या होता है कि पानी आता रहता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं आता जिस लेवल पे समुद्र में लहरें वगैरह सारी चीजें आती है ना, तो ये लगून हो गया। आगे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ लगून लेक्स आर चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड कोलेरू लेक। इन्हें हम सबको मैप पे डिस्कस करेंगे अभी। जैसे चिलिका लेक है, ठीक है, ये कोलेरू लेक है। अगर आप मैप पर देखोगे तो ये चिलिका उड़ीसा, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ठीक है, और नीचे जाओगे पुलिकट। तो इस तरह से ये सारे लेक्स जो हैं, तो आप देखोगे लगून लेक्स जो हैं, तो लगून लेक्स कहां मिलेंगे आपको, कोस्टल एरिया पे। बीच में नहीं मिलेगा कि आप देखो मध्य प्रदेश में, चलो भोपाल में जो लेक होगा वो लगून लेक नहीं, क्यों, क्योंकि वो वहां पे सी वेव्स कहां से मिल रही है आपको। तो ये लगून लेक्स कहां, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब हमारे पास में इनलैंड ड्रेनेज लेक्स होते हैं। इनलैंड ड्रेनेज लेक्स क्या होते हैं, देखो शब्द में ही मीनिंग छुपा है, इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज मतलब क्या है कि जहां अंदर, जमीन के अंदर, ये जमीन है, ठीक है, तो जहां जमीन के अंदर क्या होता है, जहां जमीन के अंदर नदियां ड्रेन करती है, और जब नदियां ड्रेन करती है तो ड्रेन करने के बाद में नदी जब एम्पाउंडमेंट बनाती है, और इस एम्पाउंडमेंट में जब पानी आ जाता है ना, तो इस पानी से बनता है इनलैंड ड्रेनेज लेक्स, ठीक है। तो ये इनलैंड ड्रेनेज लेक्स होते हैं। अब इनलैंड ड्रेनेज लेक्स की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होते हैं, ये सॉल्ट वाटर लेक्स भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, और ये टेम्पररी भी हो सकते हैं। जैसे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो कि बहुत सारी नदियां अपना एक साथ पानी अगर डाल रही है कहीं पे, तो वो क्या बन जाएंगे, वो एक परमानेंट लेक बन जाएंगे, और हो सकता है कि वो बहुत लंबे समय से हो, तो वहां पे सॉल्ट वाटर लेक भी बन सकता है। एग्जाम्पल जैसे अगर देखें हम, तो एग्जाम्पल में क्या है, सांबर लेक, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर। एग्जाम्पल सांबर लेक। क्लियर। दे आर समटाइम सीजनल, कभी कभी सीजनल हो सकते हैं कि बारिश में खूब पानी दिखेगा आपको तालाब में, और गर्मियों में पानी नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। वाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एवरी टाइम दे आर सॉल्ट वाटर लेक, मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकतर सॉल्ट वाटर इसलिए होते हैं क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज, जैसा एग्जांपल कि एक
तालाब तो बन गया है, अब इस तालाब में इवापोरेशन भी होता है, और तालाब आज नहीं बना है, ये कब बना है, ये तो लाखों साल पहले बन चुका है, जब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, ठीक है। तो उस समय से क्या हो रहा है, पानी ड्रेन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, पानी ड्रेन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो तो वहीं रह जाएंगे, तो वो सॉल्ट वाटर लेक में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं रातों रात सॉल्ट वाटर लेक बन गया, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। ये हो गया सॉल्ट वाटर लेक। अब लेक्स फॉर्म ड्यू टू इनलैंड ड्रेनेज, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रीम्स आती है, वो पानी अपना ड्रेन कर देती है, तो इनलैंड लेक बन जाते हैं, क्लियर। अब उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम दिस नेचुरल लेक्स देयर आर लेक्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस नोन एज ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल लेक। तो मैंने आपको ब्रॉड डिवीजन 4 बताए थे, लगून्स का, इनलैंड ड्रेनेज लेक्स का, ऑक्सबो लेक्स का और ग्लेशियर लेक्स का, लेकिन फिर हमने देखा कि टेक्टोनिक लेक्स भी बनते हैं, मेटियोइड लेक्स भी बनते हैं, वैसे ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल लेक्स भी बनते हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हों, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स भी लेक्स बनवाते हैं, आप आपके घर के पीछे एक गड्ढा खुदवा के तालाब बनवा लोगे, तो वो ह्यूमन मेड लेक्स हो गए। तो ये टाइप्स ऑफ लेक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। लेक्स की इंपॉर्टेंस और टाइप्स सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम रिवर पॉल्यूशन को क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट टॉपिक भी है थ्योरी पार्ट पर, तो उसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा थ्योरी पार्ट पर, क्वेश्चन आंसर्स फिर डिस्कस करेंगे हम, ठीक। तो अभी देखो यहां पे क्या है, वी एंड आर डिपेंडेंस ऑन वाटर। इस चीज को समझ गए, पूरे टॉपिक को समझ जाओगे। मतलब ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स की डिपेंडेंस, हम किस तरह से जुड़े हुए हैं नदी के पानी के साथ, या फिर कह लो पानी के साथ, पानी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इमेजिन करो, ठीक है, आपको सिर्फ कल्पना करना है, मैं बोलते जा रहा हूं, मेरे शब्द सुनो और क्या करो, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो अगर एक भी दिन ऐसा हो कि जिस दिन आपको पानी या फिर पानी से जुड़ा किसी भी काम को आपको नहीं करने दिया जाएगा, जैसे जैसे हम बोलते थे खाना खा लो आप, लेकिन खाना कैसे खाओगे, खाना भी तो पानी से ही, आप जो क्रॉप्स से आपका खाना बन रहा है वो क्रॉप्स ऐसा थोड़ी ना कि हवा में उग गई है, उन्हें भी पानी लगा था, खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। पीने के लिए पानी नहीं होगा, वो तो डाउट ही हट गया, ठीक है। दूसरी एक्टिविटीज जैसे नहाने के लिए आपके पास पानी नहीं होगा, तो कुछ लोगों को शौक हो सकता है कि नहीं नहाए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। लेकिन ये सारी चीजें जो रहती, तो अगर हम देखें तो हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। आवर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड वाटर, ठीक है। वाटर इज एवरीथिंग फॉर अस, हमारे लिए हर चीज होती है पानी। लेकिन अगर उस पानी को हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम क्या करते हैं, उस पानी को गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, पल्यूट कर देते हैं, तो क्या वही पानी हमारे लिए आगे के समय में रहेगा या नहीं रहेगा। एक सवाल, सिंपल सा सवाल, नहीं रहेगा ना। तो उसी सेंस में क्या है, उसी सेंस में हमें कंजर्व करना चाहिए पानी को, रिवर को पल्यूट नहीं करना चाहिए। अब हम कहां कहां कैसे कैसे पल्यूट करते हैं, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर वैरायटी ऑफ नीड्स। देखो हम तो हमारी डिपेंडेंस जो है, हमारी जो नीड्स हैं, हम उन्हें पूरा करने में लगे हुए हैं, हम उन्हें पूरा करने में व्यस्त हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ नीड्स मतलब जैसे डोमेस्टिक नीड्स हो सकती है हमारी, कपड़े धोना है, ठीक है, नहाना है, पानी पीना है, ये सारी साफ सफाई, तो ये डोमेस्टिक नीड्स के लिए क्या हमें पानी की जरूरत होती है। हमारी जो मतलब कह सकते हैं घरेलू उपयोग के लिए जो हमें जरूरत रहती है पानी की, वहां पे पानी लगता है। म्यूनिसिपल मतलब क्या है, म्यूनिसिपल मतलब आप यहाँ पे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट मत लेना, मतलब हम देखें ब्रॉड लेवल पे अगर आपको चीजों को मैनेज करना है, वाटर सप्लाई, अगर जैसे पाइपलाइंस होती हैं, डैम से पानी सप्लाई हो रहा है, लोगों के घर तक पानी पहुंच रहा है, तो म्यूनिसिपल नीड होती है, ठीक। इंडस्ट्रियल क्या है कि प्लांट्स को ऑपरेट करवाने में, प्लांट्स में साफ सफाई, प्लांट्स में तरह तरह की, प्लांट्स मतलब पेड़ नहीं, फैक्ट्री में जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। एग्रीकल्चरल नीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खाना खाना है तो भी पानी लगेगा, मतलब वो बात भी अलग है कि आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद भी पानी पियोगे, और उस खाने को उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, फॉर ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स यू रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है, आपको पानी की जरूरत होगी ही होगी, ये तय है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनके कारण से हमें क्या पानी की जरूरत होती है, ठीक है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, तो उस सेंस में हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। अब पानी को कंजर्व तो करना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी इन जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम पानी को पल्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू ऑल दिस रिवर्स आर बीइंग ड्रेन्ड आउट, हम हमारी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए नदियों को सुखा दिया है हम लोगों ने, सारा पानी हमने छीन लिया नदी से, ठीक है। पॉल्यूटेड बाय हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, रिवर को पल्यूट कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर दिया, पूरा पानी चुरा लिया नदियों से, उसके बाद में जितना पानी बचा है उसमें क्या करा, हमने कचरा डाल दिया, बोल दिया पानी हमें दे दो, तुम तो कचरा लेके बहती रहो, ठीक है। तो अधिकतर आप जैसे देखोगे, सर्वेस देखोगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स देखोगे, तो पता लगेगा कि नदी कुछ नहीं है, नदी एक नाला बन गई है जिसमें ढेर सारा कचरा है, और हम जिसे क्या मान रहे हैं, पानी मान के बैठे हैं।
तो इस तरह से वी हैव पोल्यूटेड द रिवर्स बाय डंपिंग आवर हेवी लोड्स, ठीक है, अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स एंड व्हाट नॉट, सारी चीजें डाल दी हमने नदी में, तो नदियों को हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। These affects the quality of water, तो ये तो तय है कि आपने जब नदी में इतना कचरा डाला और आप सोचो कि नदी का पानी एकदम अमृत की तरह रहेगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता है। आपने क्वालिटी ऑफ वाटर तो खराब कर ही दी है, उसी के साथ साथ में एज वेल एज दी सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी। देखो नदी बहुत महान होती है, महान किस सेंस में, मतलब आपने देखा कोई ऐसा इंसान कि आप उसके अंदर कचरा फेंक रहे हो और मतलब आप किसी इंसान के जेब में कचरा डाल दो और वो आपको क्या करेगा, अपने गले लगा लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन हम नदी में कचरा डालते हैं सारी चीजें, फिर भी नदी हमें क्या देती है, पानी देती है पीने के लिए, वो कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, ठीक है। तो नदी तो बहुत महान है, लेकिन हमने उसकी महानता को भी खत्म कर दिया। नदी अपने आप को सेल्फ क्लिनजिंग भी कर सकती है। सेल्फ क्लिनजिंग मतलब कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो एंशिएंट टाइम से होता आ रहा था, अब उस थोड़े बहुत पोल्यूशन को क्या किया जाता था, उस थोड़े बहुत पोल्यूशन को रिवर अपने आप क्या कर लेती थी, रिवर अपने आप प्यूरिफाई कर लेती थी, सेल्फ क्लिनजिंग, ठीक है, खुद से ही वो साफ सफाई कर लेती थी अपने पानी की। लेकिन आप क्या कर रहे हो, दिखती बात है, मतलब किसी की कैपेसिटी ये है कि वो हाँ थोड़ा सा कचरा साफ सफाई खुद से सेल्फ क्लींजिंग कर लेगी। जैसे कि एग्जांपल, एक बच्चा जो है वो क्या करता है, एक बच्चा थोड़ा सा खा सकता है खुद से, और खुद से खा के क्या कर सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन आप उस बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं तू आज ही 1 साल का पूरा खाना खा ले और 1 साल की जितनी बॉडी आज ही बना ले तू, तो वो नहीं हो पाएगी ना। वही चीज यहाँ पे होती है कि रिवर के अंदर सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी है, वो अपने आप को खुद प्यूरिफाई कर सकती है, पर हम इतना ज्यादा पॉल्यूट कर देते हैं कि उसकी जो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी वो भी आगे काम नहीं करती है। जैसे आप देखोगे कि एक 20 किलोमीटर, आपको जो एग्जांपल दिया है बुक में कि 20 किलोमीटर के स्ट्रेच तक रिवर गंगा क्या करती है, अपने पानी को खुद प्यूरिफाई कर सकती है। लेकिन हम इतना पॉल्यूट कर देते हैं कि वो स्ट्रेच उसके लिए कुछ नहीं है, फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि ये तो 200 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा जिसे पॉल्यूट कर दिया आपने, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम देखा जाए तो ये वही एग्रीकल्चरल यूज के लिए, जैसे यहाँ पे हम हमारी डोमेस्टिक नीड्स के लिए यूज करते हैं, तो वो फोटोग्राफ्स दिखाई मैंने आपको। अगली चीज क्या है कि अब ये हमने ये तो देख लिया कि रिवर को इस तरह से आप पॉल्यूट कर रहे हो, सोल्यूशन क्या है, तो कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स। अब ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नदियां बहुत बुरी स्थिति में है, तो उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कंसर्न्स ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आवर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। तो बहुत सारे अलग अलग एक्शन प्लान्स लिए गए हैं, उनमें से एक प्रोमिनेंट एक्शन प्लान जो है वो कौन सा है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, NRCP। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान क्या है, तो देखो सबसे पहले चिंता हुई थी गंगा के बारे में, तो गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, गंगा एक्शन प्लान 1 1985 में लाया गया था, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान के बाद में क्या होता है कि गंगा एक्शन प्लान को लाया गया, उसमें प्रोग्राम चलाया गया कि गंगा को प्यूरिफाई किया जाए, फिर उस प्लान को हॉल्ट पे ला दिया जाता है, रोक दिया जाता है। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान लाया जाता है, जिसमें गंगा एक्शन प्लान 2 को क्लब कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसी के साथ साथ में देश की और भी नदियां, ठीक है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स आप पढ़ लोगे, तो और भी नदियों को साथ में जोड़ा गया, ठीक है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में। और बहुत सारी नदियों को एक साथ क्या करने की कोशिश की गई, सबको प्यूरिफाई करने की कोशिश की गई है, सबको पॉल्यूशन से बचाने की कोशिश की गई है। जो अनट्रीटेड सीवेज या फिर कह सकते हो क्या गार्बेज वगैरह डंप कर दिया जाता था, तो उसे प्यूरिफाई करने की, उन सारी चीजों से बचाने की कोशिश की गई है नदी को, और काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। तो रिवर पॉल्यूशन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, रिवर पॉल्यूशन के कॉजेस, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है और क्या स्टेप ली गई कंजर्वेशन के लिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे पता है आप भी इसी तरह से खुश हो रहे होंगे। तो चैप्टर 3 ड्रेनेज जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, अभी थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आपके, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन भी है, तो हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।